हे गाइस व्हाट्स अप, कैसे हैं आप सभी लोग। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका आज के इस अमेजिंग से सेशन में। हम कर रहे हैं फास्ट ट्रैक टैक्सेशन फॉर नवंबर 22 और आज इसका सेकंड लेक्चर है। ठीक है, आज हम लोग इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी को रिवाइज करेंगे। तो मेरे ख्याल से 1.5-2 घंटे का सेशन होना चाहिए जैसे कल वाला हुआ था, और पूरा का पूरा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हम लोग डिस्कस करते हुए चलेंगे। ठीक है, जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पर नए हैं, ये मेरे बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है जिसको आप लोग देख सकते हैं। ये मेरा शेड्यूल है। तो रोज रात को 9 बजे इसी YouTube चैनल पर फास्ट ट्रैक टैक्सेशन चलता है नवंबर 23 के स्टूडेंट्स के लिए, और मई 24 के स्टूडेंट्स के लिए अनअकैडमी प्लस पर वार्म अप बैच चल रहा है जिसमें मैं जीएसटी पढ़ा रहा हूं। और इसमें मेरी क्लासेस मंडे टू सैटरडे दोपहर को 12 बजे होती हैं। राइट, मैंने एक स्ट्रैटेजी सेशन लिया हुआ है जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डोंट वरी, वो स्ट्रैटेजी सेशन पे भले ही मई 23 लिखा है लेकिन स्ट्रैटेजी सेम होती है। स्ट्रैटेजी वही वाली आपकी नवंबर 23 के लिए भी अप्लाई करेगी। तो डू वॉच दैट सेशन। बाकी जितने भी सेशंस अभी फास्ट ट्रैक टैक्सेशन में हुए हैं उस सब की एक प्रॉपर प्लेलिस्ट मैंने बनाई है। उस प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही साथ आपको नोट्स का भी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसमें जो भी मैं यहाँ पर स्लाइड्स यूज कर रहा हूँ उन सब के लिंक्स, उन सब की पूरी प्रॉपर पीडीएफ आपको यहाँ पर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। नोट्स वाले फोल्डर के अंदर आपको शेड्यूल नाम की एक एक्सेल शीट भी दिखाई देगी, जिसमें आपको पूरा टेंटेटिव शेड्यूल पता चल जाएगा कि किस किस दिन कौन कौन से चैप्टर्स हम लोग करने वाले हैं। राइट, यहां पर जो फास्ट ट्रैक टैक्सेशन में हम लोग कर रहे हैं, यहां पर हम लोग कॉन्सेप्ट तो रिवाइज कर ही रहे हैं और साथ ही साथ कुछ बेसिक क्वेश्चंस हम लोग करते हुए जा रहे हैं, जिससे आपको यह पता चल जाए कि प्रोविजंस को आप लोगों को क्वेश्चंस में कैसे अप्लाई करना है। लेकिन एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी आपकी बहुत जरूरी है। ऑफ कोर्स दिस इज द रिविजनरी बैच, दिस इज नॉट अ फुल फ्लेजेड बैच। फुल फ्लेजेड बैच में मैं बहुत सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाता हूं, बहुत प्रैक्टिस हम लोग करते हैं। तो अगर आपने मुझसे क्लासेस ली हुई हैं पहले, तब मेरे नोट्स इनफ है, और अगर आपने किसी और टीचर से की हुई है तो भी नोट्स इनफ है। बट अदरवाइज मेरी टैक्स की बुक बहुत जल्दी मार्केट में आ जाएगी, एक आध हफ्ते के अंदर अंदर टैक्स की बुक आएगी। तो जब वो बुक रिलीज होगी तो मैं आपको उसका भी लिंक वगैरह सब शेयर कर दूंगा नोट्स वाले फोल्डर के अंदर। तो आप लोग उसको परचेज करके उसमें से एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हो, जो कि मेरे हिसाब से हाईली रिकमेंडेड होगा। राइट, मई 24 ऑनवर्ड्स वाले स्टूडेंट्स के लिए ये वाला सेशन बिल्कुल भी नहीं है, प्लीज आप लोग मत देखिएगा। मैं पीछे बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे पूछ रहे हैं कि क्या ये मई 24 और नवंबर 24 के लिए हम लोग देख सकते हैं। बिल्कुल नहीं देख सकते, क्योंकि मई 24 के लिए असेसमेंट ईयर ही चेंज हो गया है। राइट, तो कल हम लोगों ने जो बेसिक्स वाला आप लोगों ने देखा होगा, तो बेसिक्स में हम लोगों ने बात की थी कि प्रीवियस ईयर 22-23 है और असेसमेंट ईयर 23-24 है फॉर नवंबर 2023 एग्जाम्स। राइट, फॉर May 24 onwards it's previous year 23-24 and assessment year 24-25। राइट, तो उसमें बहुत सारे अमेंडमेंट्स हैं और चेंजेस हैं, तो वो आप लोगों के लिए रेलेवेंट नहीं है। राइट, चलो सर स्टार्ट करते हैं। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, तो देखो बहुत ही सिंपल सी चीज होती है। अगर आप किसी हाउस प्रॉपर्टी के ओनर हो, ठीक है, अगर आप किसी हाउस प्रॉपर्टी के ओनर हो और आपने उसको किराए पर दिया हुआ है, तो आपके पास जो भी किराया आ रहा है वो कौन से हेड में टैक्सेबल होगा, वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी वाले हेड में टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले आप लोग एक बार फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए। कल वाले सेशन में आप लोगों का बहुत ही अमेजिंग रिस्पॉन्स था, सीरियसली थैंक यू सो वेरी मच। कल सेशन खत्म होते होते तक ही 1100 लाइक्स आ गए थे। अब ये कंप्लीटली आपके ऊपर है कि आप उस टारगेट को कितना बीट कर पाते हो, कितना नहीं कर पाते हो। ठीक है, तो आप लोग फटाफट से इस वाले सेशन को दबाकर लाइक कर दीजिए एंड लेट्स कंटिन्यू। ठीक है, तो हाँ, मैं क्या आपको बता रहा था कि अगर आपके पास कोई हाउस प्रॉपर्टी है, इफ यू आर द ओनर ऑफ अ हाउस प्रॉपर्टी एंड यू गिविंग इट ऑन रेंट, तो जो भी उस हाउस प्रॉपर्टी से आपको रेंटल इनकम मिलती है वो टैक्सेबल होती है अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है, तो एक सेक्शन 22 होता है चार्जिंग सेक्शन, उसमें दो चीजों का होना जरूरी होता है। एक तो हाउस प्रॉपर्टी होनी चाहिए और दूसरा असेसी शुड बी द ओनर ऑफ सच हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है, और हाउस प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है, बिल्डिंग और बिल्डिंग के आसपास की जो भी जमीन होती है एंड लैंड अपर्टिनेंट टू सच बिल्डिंग। यहां पर ये जो बिल्डिंग है ये सिर्फ रेजिडेंशियल पर्पसेस के लिए नहीं, ये कमर्शियल पर्पसेस के लिए भी आपकी इंक्लूड हो जाती है। मतलब अगर मेरे पास कोई मकान है या मेरे पास कोई प्रॉपर्टी है और उसमें मैंने सपोज आपको किराए पर दे रखा है और आप उसमें अपना ऑफिस चला रहे हो, राइट, तो अब ये बिल्डिंग का कमर्शियल यूज हो रहा है, लेकिन उससे मुझे कोई मतलब नहीं है कि आप इसको रेजिडेंशियल पर्पसेस के लिए यूज करो या आप इसको कमर्शियल पर्पसेस के लिए यूज करो। उससे आई एम लीस्ट इंटरेस्टेड, आई एम लीस्ट कंसर्न्ड। राइट, मेरे लिए क्या होगा कि मेरे पास एक मकान है जिसका ओनर मैं हूं, मैंने अगर आपको उसको किराए पर दिया हुआ है तो उससे जो भी किराया आएगा वो मेरे इनकम मेरे हैंड्स में कौन से हेड में टैक्सेबल होगी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में। अब देखो, दो तरह की हाउस प्रॉपर्टीज होती हैं, एक होती है लेट आउट प्रॉपर्टी और दूसरी होती है सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। लेट आउट प्रॉपर्टी का मतलब होता है वो हाउस प्रॉपर्टी जिसको मैंने किराए पर दिया हुआ है।
ठीक है, आई एम द ओनर ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी एंड आई हैव गिवन दैट हाउस प्रॉपर्टी ऑन रेंट। तो रेंटेड प्रॉपर्टी को हम लोग कहते हैं लेट आउट प्रॉपर्टी। तो इससे तो जाहिर सी बात है किराया आएगा, और अगर वो किराया आएगा तो वो हमेशा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी वाले हेड के अंदर टैक्सेबल होता रहेगा। ठीक है, दूसरी हमारे पास प्रॉपर्टी होती है सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी का मतलब क्या हुआ कि मैं ओनर तो हूं प्रॉपर्टी का, लेकिन उस प्रॉपर्टी को मैंने किराए पर दिया नहीं है, बल्कि उसमें मैं खुद रह रहा हूं अपने अपने परिवार के साथ एंड सो ऑन, राइट। तो ऐसे केस में हमें दो तरीकों से इसको बाइफिकेट करके देखना होता है कि जो मेरी सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है, क्या मैं उसको रेजिडेंस की तरह से यूज कर रहा हूं या मैं उसको बिजनेस की तरह से यूज कर रहा हूं। क्या मैंने उसमें अपना ऑफिस वगैरह सेटअप किया हुआ है या उसमें मैं अपने घर की तरह से उसको उस पर रह रहा हूं। अगर मैंने उसको बिजनेस के फॉर्म में सेटअप किया हुआ है, अगर उस हाउस प्रॉपर्टी में मैंने अपना बिजनेस सेटअप किया हुआ है, तब तो उस प्रॉपर्टी को हम इस हेड के अंदर कंप्लीटली इग्नोर करते हैं। ठीक है, तब हम उस प्रॉपर्टी को इस हेड, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी वाले हेड के अंदर कंप्लीटली इग्नोर करेंगे। क्यों? क्योंकि फिर अगर उस बिल्डिंग में मैंने अपना ऑफिस सेटअप किया हुआ है, तब ये मेरी पीजीबीपी हेड के अंदर जाएगा। तो वो भी कैसे जाएगा? प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन के अंदर ये वाली बिल्डिंग मेरी एसेट हो जाएगी और मेरी बैलेंस शीट में एसेट दिखेगा, और इस एसेट पर मैं हर साल डिप्रिसिएशन क्लेम करता रहूंगा, राइट। लेकिन अगर मेरी सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है और उसमें मैं खुद रह रहा हूं, तो फिर देखा जाएगा कि दो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टीज है या दो से ज्यादा सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टीज है। अगर दो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टीज है तो कोई टैक्स नहीं लगेगा, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी विल बी कंसिडर्ड टू बी निल, राइट। अगर दो से ज्यादा हाउस प्रॉपर्टीज है सेल्फ ऑक्यूपाइड, मतलब नॉट निल एग्जैक्टली, यहां पर मैंने बोला निल, तो एग्जैक्टली निल नहीं, मैं आपको बताऊंगा उसका भी आगे, अभी आगे का प्रोसेस आपको समझ में आएगा। अगर दो से ज्यादा सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टीज है तो कोई भी दो प्रॉपर्टीज एग्जेम्प्ट हो जाएंगी। ठीक है, कोई भी दो प्रॉपर्टीज एग्जेम्प्ट हो जाएंगी, लेकिन जो रिमेनिंग सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टीज होंगी उनको मान लिया जाएगा कि वो किराए पर दी हुई हैं और नोशनल रेंट टैक्सेबल हो जाएगा, तो उसको डीम्ड टू बी लेट आउट माना जाएगा और उसके हिसाब से रेंट कैलकुलेट करके आपका टैक्सेबिलिटी कैलकुलेट की जाएगी। अभी हम लोग देखेंगे आगे कि ये कैलकुलेशंस कैसे होती हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी एक्चुअली कंप्यूट कैसे की जाती है। तो देखो बहुत ही सिंपल सा फॉर्मेट है। ठीक है, आपको सबसे पहले निकालनी होती है ग्रॉस एनुअल वैल्यू। ठीक है, ग्रॉस एनुअल वैल्यू क्या होती है? ग्रॉस एनुअल वैल्यू इज अ टोटल अमाउंट रिसीव्ड एज रेंट ड्यूरिंग द ईयर। एकदम सिंपल कॉमन सेंस है। मेरे पास मकान है, मैंने उसको 10,000 रुपए महीने किराए पर दे रखा है, तो अब 10,000 इंटू 12 यानी 1,20,000 रुपीज विल बी माई ग्रॉस एनुअल वैल्यू फ्रॉम दैट हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है, अगर मेरी प्रॉपर्टी पूरे 12 महीने रेंटेड आउट थी, तो फिर हर साल हर महीने मेरे को 10,000 रुपीज का रेंट आ रहा है, तो 10,000 इंटू 12 इज व्हाट? 1,20,000 रुपीज, एंड दिस 1,20,000 रुपीज इज माई ग्रॉस एनुअल वैल्यू। इट्स एज सिंपल एज दैट, राइट। इसमें से मुझे माइनस करने होंगे म्यूनिसिपल टैक्सेस। म्यूनिसिपल टैक्सेस क्या होते हैं? जो म्यूनिसिपैलिटी लगाती है, जो नगर निगम, महापालिका, ये सारे लगाते हैं, जैसे हाउस टैक्स, वाटर टैक्स वगैरह, ये सारे टैक्सेस मेरे को माइनस करने होंगे। तो सरकार इज गिविंग मी सम डिडक्शंस। मेरे को पूरी ग्रॉस वैल्यू पर टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा, इसमें से मैं म्यूनिसिपल टैक्सेस को लेस कर सकता हूं। म्यूनिसिपल टैक्सेस लेस करने के बाद मेरे पास आती है नेट एनुअल वैल्यू। ठीक है, तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू एकदम साफ समझ में आ गया, जितना भी रेंट आपको मिला वो ग्रॉस एनुअल वैल्यू हो गई, उसमें से आपने म्यूनिसिपल टैक्सेस माइनस किए, आपके पास जो भी बचा वो हो गया नेट एनुअल वैल्यू। अच्छा, एक चीज और, म्यूनिसिपल टैक्सेस का डिडक्शन आपको पेड बेसिस पर मिलता है। ठीक है, मतलब अगर आपने पे किया होगा तभी आपको इसका रिडक्शन मिलेगा। ऐसा नहीं कर सकते कि प्रीवियस ईयर 22-23 का म्यूनिसिपल टैक्सेस अगर आपने पे ही नहीं किया, आउटस्टैंडिंग है, तो आपको 22-23 में उसका रिडक्शन मिल गया, नो। लेकिन अगर प्रीवियस ईयर 22-23 का म्यूनिसिपल टैक्सेस आपने 23-24 में पे किया, तो 23-24 में आपको उसका रिडक्शन मिल जाएगा। ठीक है, तो जिस साल आप म्यूनिसिपल टैक्सेस पे करते हो उतने उस साल उतने अमाउंट का आपको रिडक्शन मिल जाता है। फिर आपके पास आती है नेट एनुअल वैल्यू। नेट एनुअल वैल्यू के अंदर से आपको सेक्शन 24 के दो डिडक्शंस माइनस करने होते हैं। सबसे पहला होता है स्टैंडर्ड डिडक्शन, जो कि नेट एनुअल वैल्यू का 30% आप फ्लैट लेके फ्लैट माइनस कर सकते हो, और दूसरा इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन क्या होता है? अगर आपने सेल्फ ऑक्यूपाइड, अगर आपने प्रॉपर्टी को, नॉट सेल्फ ऑक्यूपाइड, अगर आपने अपनी हाउस प्रॉपर्टी को कंस्ट्रक्ट करने के लिए या परचेज करने के लिए या रिपेयर करने के लिए या उसको रेनोवेट करने के लिए, चार चीजें बोली मैंने, परचेज, कंस्ट्रक्शन, रिपेयर, रेनोवेशन, अगर आपने इन चार चीजों के लिए हाउस प्रॉपर्टी के लिए लोन लिया है, तो उस लोन पे जो भी आप इंटरेस्ट दे रहे हो उसका रिडक्शन आपको यहां पर मिल जाएगा, और फाइनली आपके पास आएगी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है, फाइनली आपके पास आएगी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अब देखो यहां पर हम लोगों ने बात की ग्रॉस एनुअल वैल्यू क्या होता है? सिंपली जितना भी रेंट आपको मिला साल भर में वो आपकी ग्रॉस एनुअल वैल्यू आ गई। लेकिन इसमें ना एक इशू आता था, लोग क्या करते थे, ब्लैक मनी में रेंट ले लेते थे और अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में बहुत कम अमाउंट का रेंट दिखाने लग गए थे।
ठीक है। सपोज रेंट पे आपने प्रॉपर्टी दी 25,000 रुपीज, ठीक है, महीने का आप 25,000 रुपीज ले रहे हो, आप उससे कह रहे हो भाई 15,000 तो कैश में दे दे और 10,000 ही मेरे को बैंक से ट्रांसफर कर दे। तो अब मैं अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में तो 10,000 रुपीज दिखाऊंगा और मैं अपनी टोटल इनकम कितनी बताऊंगा, ओनली 10,000 इंटू 12 यानी 1,20,000। बल्कि मेरी एक्चुअल इनकम है कितनी, 25,000 रुपीज इंटू 12। तो मैंने अपनी इनकम कितनी ज्यादा रिड्यूस कर ली बाई टेकिंग ब्लैक मनी। मैंने सरकार को बताया नहीं, मैं सरकार को बोल दिया अरे मेरे को तो कम ही पैसा मिलता है, ठीक है। लेकिन असल में मैं कर क्या रहा हूं, मैं ब्लैक मनी में पैसा ले रहा हूं, बुक्स में अपनी दिखा नहीं रहा हूं और अपना टैक्स अवॉइड कर दे रहा हूं, इवेड कर दे रहा हूं। तो सरकार ने इसको अवॉइड करने के लिए, इस प्रोसेस को, इस प्रैक्टिस को रोकने के लिए ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालने का एक फॉर्मूला बना दिया, ठीक है। ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालने का एक फॉर्मूला बना दिया। वो फॉर्मूला क्या है, वो फॉर्मूला ये है कि आप सबसे पहले लोगे प्रॉपर्टी की म्यूनिसिपल वैल्यू। म्यूनिसिपल वैल्यू कौन सी वैल्यू, जो उस प्रॉपर्टी की वैल्यू म्यूनिसिपैलिटी के रिकॉर्ड्स के हिसाब से है। उसके बाद आप देखोगे उसका फेयर रेंट। फेयर रेंट मतलब क्या, जो सिमिलर लोकेलिटी में सिमिलर प्रॉपर्टीज का रेंट है वो आप देखोगे। इन दोनों में से जो भी ज्यादा होगा उसको आप यहां पर लिख दोगे, तो विच एवर इज हायर, ठीक है। फिर आप इस प्रॉपर्टी का स्टैंडर्ड रेंट देखोगे। तो एक चीज होती है रेंट कंट्रोल एक्ट। रेंट कंट्रोल एक्ट में लिखा रहता है कि किस प्रॉपर्टी का कितना रेंट आना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ सम पैरामीटर्स। तो आप स्टैंडर्ड रेंट को देखोगे। उसके बाद आपका आएगा एक्सपेक्टेड रेंट। एक्सपेक्टेड रेंट कैसे आएगा, दिस और दिस विच एवर इज लोअर, ठीक है। तो दिस इज नथिंग बट सरकार ने फॉर्मूला बना रखा है इसका, क्योंकि जिससे लोग चोरी ना करें, राइट। तो सबसे पहले म्युनिसिपल वैल्यू ली, फिर फेयर रेंट विच एवर इज हायर, उसके बाद कंपेयर्ड विद स्टैंडर्ड रेंट विच एवर इज लोअर, ये आपका एक्सपेक्टेड रेंट आ जाएगा। उसके बाद आप देखो कि आपको एक्चुअल रेंट कितना मिला है या मिलने वाला है, ठीक है। एक्सपेक्टेड रेंट को आप कंपेयर करो विद द एक्चुअल रेंट, और इन दोनों में से जो भी ज्यादा होगा, इन दोनों में से जो भी ज्यादा होगा वो आपकी आएगी ग्रॉस एनुअल वैल्यू। 99.99% ऑफ द केसेस में, प्रैक्टिकल लाइफ में मैं आपको बता रहा हूं, अब क्योंकि उतनी चोरी चकारी नहीं होती है, 99.99% ऑफ द केसेस में जो एक्चुअल रेंट रिसीव्ड या रिसीवेबल होता है वही आपकी ग्रॉस एनुअल वैल्यू होती है, ठीक है। क्योंकि म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट, ये सारी सारी एक्चुअल फिगर्स से बहुत कम होती है, तो इसलिए अब उतनी चोरी चकारी पॉसिबल नहीं होती है, ठीक है। तो म्युनिसिपल वैल्यू, बस ये वाला फॉर्मूला बनाया हुआ है। तो म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, इन दोनों में से जो भी हायर है वो, फिर कंपेयर विद स्टैंडर्ड रेंट, फिर इन दोनों में से जो भी लोअर है वो आपका एक्सपेक्टेड रेंट हो जाएगा। इसको कंपेयर करोगे आप एक्चुअल रेंट से, और उसके बाद जो भी इन दोनों में से हायर होगा वो आपकी ग्रॉस एनुअल वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। ये जो एक्चुअल रेंट रिसीव्ड या रिसीवेबल है, आओ इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो एक्चुअल रेंट होता है रेंट रिसीव्ड, जितना पैसा आपको मिल गया, प्लस रेंट रिसीवेबल, अगर आपको टेनेंट से कुछ पैसा मिलना बाकी है वो, माइनस अनरियलाइज्ड रेंट। अनरियलाइज्ड रेंट मतलब सपोज आपका टेनेंट रह गया लेकिन उसने आपको पैसा नहीं दिया, तो वो बैड डेट्स की तरह से यहां पर अनरियलाइज्ड रेंट आपका काम करता है। लेकिन अनरियलाइज्ड रेंट को यहां पर माइनस करने के लिए परमिशन आपको तभी मिलेगी अगर रूल 4 की ये 4 कंडीशंस सैटिस्फाई होंगी। ये 4 कंडीशंस कौन सी हैं? नंबर 1, टेनेंसी शुड बी बोनाफाइड, मतलब टेनेंट को अपनी मर्जी से आपके घर पे रहता हुआ होना चाहिए, ठीक है। आपने जबरदस्ती उसको नहीं रखा था, टेनेंट अपनी मर्जी से आपके घर पे रह रहा था। दूसरा, टेनेंट शुड हैव वेकेटेड द हाउस प्रॉपर्टी, मतलब आपको डिडक्शन तभी मिलेगा अनरियलाइज्ड रेंट का अगर टेनेंट आपकी हाउस प्रॉपर्टी छोड़कर जा चुका है। तीसरा, टेनेंट शुड नॉट बी ऑक्यूपाइंग एनी अदर प्रॉपर्टी ऑफ द ओनर, अगर टेनेंट आपकी कोई और प्रॉपर्टी ओन कर रहा है, मतलब आपकी किसी और प्रॉपर्टी में किराए पर रह रहा है, तब फिर इसका मतलब कि टेनेंट तो है ना अभी आपके पास, आप उससे अभी भी पैसा रिकवर कर सकते हो, तो आपको अनरियलाइज्ड रेंट का रिडक्शन नहीं मिलेगा। एंड चौथा, रीजनेबल स्टेप्स शुड हैव बीन टेकन बाय द ओनर टू रिकवर द अनरियलाइज्ड रेंट। रीजनेबल स्टेप्स का मतलब क्या हो जाता है कि आपने केस वगैरह कर दिया या कुछ भी हो गया, तो कि भाई ढूंढो इसमें, मतलब यू शुड हैव टेकन सम मेजर्स टू रिकवर दैट अनरियलाइज्ड रेंट, तभी आपको उसका रिडक्शन मिलेगा, ठीक है। तो अब देखो, ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालने का फॉर्मूला तो ये है, ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालने का फॉर्मूला ये है, और कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी निकालने का फॉर्मूला ये हो गया यहां पर ग्रॉस एनुअल वैल्यू से, ठीक है। तो इसको मर्ज करके हमारे पास जो फाइनल कंप्यूटेशन ऑफ हाउस इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी बना, वो ये फॉर्मूला आपका बन जाता है, ये फॉर्मेट आपका बन जाता है। एंड मैंने कल भी जो बेसिक्स वाली क्लास ली थी वहां पर आपको बताया था कि फॉर्मेट्स की कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है, ठीक है। कि एग्जाम हॉल में आपका दिमाग ज्यादा नहीं चलना चाहिए, आपको सिर्फ और सिर्फ फॉर्मेट्स आपको पता होने चाहिए। फिगर्स डालो आंसर निकालो, फिगर्स डालो आंसर निकालो। जो लोग अच्छे मार्क्स लेकर आते हैं टैक्सेशन सब्जेक्ट में वो यही करते हैं कि उनको पता होता है कि कब कितना क्या क्या लिखना है, उनकी इतनी प्रैक्टिस हुई भी होती है कि दे नो एवरीथिंग,
राइट तो देखो क्या फॉर्मूला हो गया, क्या फॉर्मेट हो गया। सबसे पहले यू स्टार्ट विद द म्युनिसिपल वैल्यू, देन फेयर रेंट विच एवर इज हायर, compare it with standard rent whichever is lower, that gives you expected rent, then compare it with actual rent whichever is higher, this gives you the gross annual value। ग्रॉस एनुअल वैल्यू में से आपने म्यूनिसिपल टैक्सेस माइनस किए, आपके पास आया नेट एनुअल वैल्यू। नेट एनुअल वैल्यू में से आपने सेक्शन 24 के डिडक्शंस माइनस किए, पहला 30% ऑफ नेट एनुअल वैल्यू और दूसरा इंटरेस्ट ऑन लोन, और तब जाकर आपके पास आता है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ये जो एक्चुअल रेंट रिसीव्ड या रिसीवेबल है, इसके लिए एक वर्किंग नोट 1 बन जाएगा, जिसमें आपका आएगा रेंट रिसीव्ड प्लस रेंट रिसीवेबल माइनस अनरियलाइज्ड रेंट, और तब जाकर ये एक्चुअल रेंट रिसीव्ड या रिसीवेबल आएगा, जिसको आप लोग यहां पर डालोगे। ठीक है, तो दिस इज अ प्रॉपर फॉर्मेट जिसको आप लोगों को अप्लाई करना चाहिए। ठीक है, आगे बात करते हैं। ये जो इंटरेस्ट ऑन लोन है, ये किस लिमिट तक अवेलेबल हो पाएगा आपको। अब सुनो मेरी बात बहुत ध्यान से, जब भी आपकी सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी होती है ना, अगर आपकी प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड है, अगर आपकी प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड है, तो हम नेट एनुअल वैल्यू को निल मान लेते हैं, एकदम सिंपल। और ये एकदम कॉमन सेंस वाली बात है, इसको आप लोग अग्री करोगे। ठीक है, म्यूनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, हायर, स्टैंडर्ड, एक्सपेक्टेड, एक्चुअल, क्योंकि अगर आपकी प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो क्या आपको एक्चुअल रेंट मिल रहा है? क्या आपको रेंट मिल रहा है? आपको रेंट तो मिल नहीं रहा। अगर आपको रेंट मिल नहीं रहा तो आपकी ग्रॉस एनुअल वैल्यू क्या होगी? जीरो हो गई। आपकी ग्रॉस एनुअल वैल्यू जीरो हो गई। लेकिन अगर आप इसमें पूरे फॉर्मेट बेसिस पर चलोगे, फॉर्मूला के बेसिस पर चलोगे, तो देखो क्या हो जाएगा, ये वाली वैल्यू आपको मिल जाएगी, ये वाली वैल्यू आपको मिल जाएगी, ये वैल्यू आपको मिल जाएगी, एक्सपेक्टेड रेंट आपके पास आ जाएगा। सपोज कुछ भी आ गया, कोई भी फिगर आ गई, लेकिन एक्चुअल रेंट तो आपका जीरो होगा। एक्चुअल रेंट तो आपका जीरो हो जाएगा, और अगर एक्चुअल रेंट आपका जीरो होगा तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू विल बी व्हाट? हायर ऑफ दिस और दिस, तो इट विल ऑलवेज बी दिस। तो आप रह तो खुद रहे हो, आपकी इनकम नहीं है, लेकिन फिर भी आपकी इनकम मानकर आपसे टैक्स लिया जाएगा। ये तो बहुत ही गड़बड़ बात है। ठीक है, फिर भी आपकी इनकम मानकर आपसे अगर टैक्स लिया जाएगा, तब तो ये तो बहुत ही गड़बड़ बात है, राइट? तो इसीलिए क्या किया जाता है, सिंपली नेट एनुअल वैल्यू को ही निल मान लिया जाता है। सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टीज के केस में नेट एनुअल वैल्यू को निल मान लिया जाता है। अब देखो, याद करो, स्टार्टिंग में अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले देखा था कि अगर आपके पास दो से ज्यादा सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टीज हैं, तो दो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टीज की नेट एनुअल वैल्यू हम निल मान लेंगे, एग्जेम्प्ट कर देंगे। लेकिन दो से ज्यादा जो भी हाउस प्रॉपर्टीज होंगी, उसको हम डीम्ड लेट आउट मानेंगे। और तब ये सवाल आया था कि सर डीम्ड लेट आउट मानकर कैसे उसकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट होगी? इस तरह से कैलकुलेट होगी, क्योंकि उस प्रॉपर्टी का म्यूनिसिपल वैल्यू पता होगा, फेयर रेंट पता होगा, दोनों में से हायर जो है वो पता होगा, स्टैंडर्ड रेंट पता होगा, एक्सपेक्टेड रेंट आ जाएगा, एक्चुअल रेंट जीरो आ जाएगा, और फिर ग्रॉस एनुअल वैल्यू इन दोनों में से जो भी हायर एक्सपेक्टेड रेंट मानकर उसकी फिर टैक्सेबिलिटी कैलकुलेट की जाएगी। ठीक है, इस तरह से आएगा। अभी हम लोग करेंगे, आगे एक क्वेश्चन आएगा तो उसमें भी करेंगे। ठीक है, तो देखो, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के केस में नेट एनुअल वैल्यू आपकी निल आ जाती है। अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के केस में नेट एनुअल वैल्यू निल आ गई, तो ये 30% ऑफ एनएवी भी निल आ जाएगा। लेकिन इंटरेस्ट ऑन लोन का डिडक्शन आपको सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के केसेस में भी मिल जाता है। तो जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के केस में जो इनकम है वो तो जीरो ही आएगी, नहीं, वो जीरो नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि अगर आपने उस प्रॉपर्टी को अक्वायर करने के लिए या परचेज करने के लिए या रिपेयर कराने के लिए या रेनोवेशन कराने के लिए लोन लिया है, और उस लोन पर आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो, तो उस इंटरेस्ट का डिडक्शन आप यहां पर क्लेम कर सकते हो। तो आपकी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी नेगेटिव में आ जाती है। ठीक है, आपकी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी नेगेटिव में आ जाती है, जिसको हम लोग बोलते हैं लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ठीक, ये बात क्लियर हो गई। एनीवे, कमिंग बैक टू द मुद्दा एट हैंड, हम लोग बात करने जा रहे थे कि इंटरेस्ट ऑन लोन की लिमिट्स क्या होती हैं। क्या अनलिमिटेड इंटरेस्ट ऑन लोन अलाउड है? तो देखो, अगर आपकी प्रॉपर्टी रेंटेड है, अगर आपकी प्रॉपर्टी रेंटेड है, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जितना मर्जी आप लोन, जितना मर्जी आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो, वो पूरा का पूरा अलाउड है। लेकिन अगर आपकी प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड है, ठीक है, देखो, रेंटेड प्रॉपर्टी पर पूरा का पूरा अलाउड है, लेकिन सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के केस में दो सिचुएशंस बनती हैं। ठीक है, क्या बोला मैंने? लेट आउट प्रॉपर्टी पर इफ द प्रॉपर्टी इज लेट आउट, फुल इंटरेस्ट ऑन लोन इज अलाउड। ठीक है, कोई लिमिट नहीं है। लेकिन सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के केस में दो केसेस हमें देखने पड़ते हैं। पहला केस, अगर ये तीनों कंडीशंस फुलफिल हो जाएं, तब तो 2 लाख रुपए तक का इंटरेस्ट ऑन लोन आपको अलाउड है। 2 से कम होगा तो ऑब्वियसली कम, लेकिन 2 से ज्यादा होगा तो मैक्सिमम 2 लाख रुपए तक का इंटरेस्ट आपको अलाउड है। और बाकी किसी भी केस में 30,000 रुपीज तक का ही इंटरेस्ट आपको अलाउड है। ठीक है, अब ये 3 कंडीशंस हैं कौन कौन सी? देखो, लोन शुड हैव बीन टेकन ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 1999। ठीक है, लोन लिया हुआ होना चाहिए ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 1999।
दूसरा, लोन लिया हुआ होना चाहिए फॉर परचेज और कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, मतलब यहां पर रिपेयर और रेनोवेशन नहीं है, ठीक है। यूजुअली रिपेयर और रेनोवेशन के लिए जब आप लोन लेते हो तब भी आपको उसका रिडक्शन मिल जाता है। तो मतलब रिपेयर और रेनोवेशन के लिए अगर आपने लोन लिया है और उस पर जो इंटरेस्ट पे किया है वो यहां पर अदर केस में आएगा, और मैक्सिमम अमाउंट आपको 30,000 रुपीज तक का ही अलाउड होगा, ठीक है। अभी आगे हम इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन करेंगे। तो लोन इज टेकन फॉर परचेज और कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। तीसरा, अगर लोन आपने कंस्ट्रक्शन के लिए लिया है तो जिस साल आपने लोन लिया उस साल के एंड से 5 साल के अंदर अंदर आपका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाना चाहिए। अगर ये तीनों कंडीशंस फुलफिल हो गई हैं तो मैक्सिमम इंटरेस्ट आपको 2 लाख रुपए तक का अलाउ हो जाता है, ठीक है। कुछ कुछ और चीजें आओ उसके बारे में भी पढ़ लेते हैं। तो लोन अगर आपने परचेज, कंस्ट्रक्शन, रिपेयर या रेनोवेशन के लिए लिया है तो उसका आपको रिडक्शन मिल जाएगा। लोन आप कहीं से भी ले सकते हो, फ्रेंड से, फैमिली से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, बैंक से वगैरह वगैरह, कहीं से भी ले सकते हो। यहां पर जो इंटरेस्ट ऑन लोन है ये ड्यू बेसिस पर अलाउड होता है। अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने म्यूनिसिपल टैक्सेस के बारे में बात की थी जो कि ग्रॉस एनुअल वैल्यू से लेस होते हैं। तो म्यूनिसिपल टैक्सेस तो अलाउड होते हैं पेड बेसिस पर, लेकिन इंटरेस्ट ऑन लोन अलाउड होता है ड्यू बेसिस पर, ठीक है। उसके बाद अगर आपका इंटरेस्ट कभी टाइमली मैनर में आप नहीं पे कर पाए तो इंटरेस्ट के ऊपर अलग से इंटरेस्ट लग जाता है जिसको हम लोग पीनल इंटरेस्ट कहते हैं, ठीक है। इंटरेस्ट के ऊपर आपको एक और इंटरेस्ट देना पड़ जाता है जिसको पीनल इंटरेस्ट कहते हैं अगर आप इंटरेस्ट को टाइमली नहीं पे कर पा रहे हो तो पीनल इंटरेस्ट इज नॉट अलाउड एज डिडक्शन, ठीक है। पीनल इंटरेस्ट इज नॉट अलाउड एज डिडक्शन। फिर एक केस और आता है कि कभी कभी आप लोन को रीपे करने के लिए, जो लोन आपने हाउस प्रॉपर्टी के लिए लिया था उस लोन को रीपे करने के लिए आप एक फ्रेश लोन ले लेते हो, आप एक फ्रेश लोन ले लेते हो, तो उस फ्रेश लोन पर जो भी आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो उसका रिडक्शन आपको मिल जाएगा, ठीक है। फिर एक पॉइंट ये आता है कि लोन आप किसी ऐसे बंदे से भी ले सकते हो जो कि इंडिया के बाहर रहता है। तो अगर आप किसी ऐसे बंदे से लोन ले रहे हो तो आपको इंटरेस्ट इंडिया के बाहर भेजना पड़ेगा। इसका डिडक्शन आपको तभी मिलेगा अगर आप उस पर टीडीएस काट के भेज रहे हो। तो अगर आप बिना टीडीएस काटे इंटरेस्ट दे रहे हो इंडिया के बाहर तो आपको उसका कोई रिडक्शन नहीं मिलेगा, ठीक है। अब ये टीडीएस क्या होता है ये भी मैं क्विकली बता देता हूं आपको। तो टीडीएस का मतलब होता है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। एक सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूं, सपोज मुझे आपको 1 लाख रुपए देने हैं। अब ये कंप्लीटली लॉ के बेसिस पर है, इसके बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे चैप्टर नंबर 14 में जब हम टीडीएस टीसीएस एडवांस टैक्स के बारे में डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। अभी जितने भी लोग कंप्लीटली नए होंगे यहां पर आप लोगों के लिए मैं एक बार एक क्विकली बता दे रहा हूं कि टीडीएस का मतलब क्या है, ठीक है। तो टीडीएस मतलब क्या होता है, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। एक सिंपल सा एग्जांपल, सपोज मुझे आपको 1 लाख रुपए देने हैं। अब मैं आपको 1 लाख रुपए नहीं दूंगा, मैं उसमें से सपोज 10,000 रुपीज काट लूंगा और आपको सिर्फ 90,000 रुपीज दूंगा। ये 10,000 रुपीज का मैं करूंगा क्या, आप ही के बिहाफ पर सरकार के खाते में जमा करा दूंगा। और फिर साल के एंड में जब आपकी फाइनल टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट होगी तो आपको इस 10,000 रुपीज का क्रेडिट मिल जाएगा। मतलब आपको 10,000 रुपीज नहीं पे करने की जरूरत है क्योंकि वो तो मैं ऑलरेडी आपके बिहाफ पर सरकार को जमा करा चुका हूं। इसके अलग अलग रूल्स होते हैं, कब किस रेट पे टीडीएस कटेगा, कटेगा भी या नहीं कटेगा, कैसे जमा होगा वगैरह वगैरह, तो वो हम लोग सब चैप्टर नंबर 14 के जब रिवीजन करेंगे तो वहां पर हम लोग पढ़ लेंगे, ठीक है। आई होप यहां तक की बातें आप सब लोगों को क्लियर हो चुकी हैं। लिमिट के बारे में मैं ऑलरेडी आप लोगों से बात कर चुका हूं। इसके अलावा अगर हाउस प्रॉपर्टी का कोई भी और एक्सपेंस होता है, ठीक है, तो वो जैसे जैसे रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस हो गया, इंश्योरेंस एक्सपेंसेस हो गए, इलेक्ट्रिसिटी वाटर चार्जेस वगैरह हो गए, इसका आपको कोई डिडक्शन नहीं मिलता क्योंकि हम एनीवे नेट एनुअल वैल्यू का 30% आपको फ्लैट डिडक्शन दे रहे हैं। तो ये मान के चला जाता है कि जितना भी सारा का सारे चीजें हैं वो उस 30% के अंदर इंक्लूडेड है। अगर उससे ज्यादा खर्चा है तो भी उसका कोई डिडक्शन आपको नहीं मिलता है, ठीक है। अब आओ सर सवाल करना शुरू करते हैं तो आपको थोड़ी सी और क्लैरिटी आएगी। काफी मतलब 23 मिनट्स या 20 मिनट्स में मान लेता हूं क्योंकि शुरुआत के 3 मिनट्स में तो मैं आपको इंट्रोडक्शन वगैरह दे रहा था। पिछले 20 मिनट्स में मैंने आपको पूरा का पूरा कंसोलिडेट करके दे दिया है। और अगर आपने पहले ये वाला चैप्टर पढ़ा होगा, चाहे मुझसे पढ़ा हो चाहे आपने किसी से भी पढ़ा हो, तो आई एम श्योर आपको बहुत ही अमेजिंग तरीके से सारी की सारी चीजें रिकॉल हो चुकी होंगी। इनफैक्ट ये जो फॉर्मेट होता है म्यूनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट, एक्सपेक्टेड रेंट वगैरह वगैरह, इसका भी आपको लॉजिक समझ में आ गया होगा, ठीक है, कि एक्चुअली तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू ही है, लेकिन क्योंकि लोग ग्रॉस एनुअल वैल्यू में चोरी कर रहे थे इसीलिए सरकार ने एक फॉर्मूला बनाकर आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो अगर आपको अभी तक मजा आ रहा है आप लोग फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो एंड लेट्स लुक एट द क्वेश्चन नाउ। क्वेश्चन क्या कह रहा है, अनिरुद्ध हैज अ प्रॉपर्टी whose municipal value is 1,30,000 rupees per annum, fair rent is 1,10,000 rupees per annum, and the standard rent fixed by the Rent Control Act is 1,20,000 rupees per annum. The property was let out for a rent of 11,000 rupees per month throughout the previous year. Unrealized rent was 11,000 rupees and all the conditions prescribed by Rule 4 are satisfied. ठीक है, तो अनरियलाइज रेंट भी आ गया यहां पर 11,000 का। अच्छा अब देखो, अगर
इसने 11,000 रुपीज पर मंथ के लिए दिया हुआ है किराए पर, और 11,000 रुपए ही अनरियलाइज्ड है। मतलब मिला कितना होगा, 11 महीने का रेंट मिला है इसको, ठीक है। हर महीने अगर 11,000 के लिए इसने रेंट पर दिया हुआ है और 11,000 ही अनरियलाइज है, मतलब 11,000 ही नहीं मिल पाया है, मतलब एक महीने का रेंट इसको नहीं मिला है, मतलब 11 महीनों का रेंट इसको मिल गया है। तो 11 मंथ्स का रेंट इसको मिल चुका है, 1 मंथ का रेंट इसका रिसीवेबल है, और वही 1 मंथ का जो रेंट है वो अनरियलाइज्ड भी है, उसका इसको डिडक्शन भी मिल जाएगा। और रूल 4 की सारी कंडीशन सैटिस्फाइड यहां पर बताया जा रहा है। He paid municipal taxes at 10% of municipal valuation. तो municipal valuation का 10% will be the municipal taxes. Interest on borrowed amount was 40,000 rupees for the year. Compute the income from house property of Anirudh for assessment year 23-24. Very simple question, लेकिन इससे बहुत सारी चीजें आपके दिमाग में बैठ जाएंगी, ठीक है। देखो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, म्यूनिसिपल वैल्यू लेते हैं। तो म्यूनिसिपल वैल्यू इज 1,30,000 रुपीज। म्यूनिसिपल वैल्यू इज 1,30,000 रुपीज। उसके बाद फेयर रेंट इज 1,10,000 रुपीज। फेयर रेंट इज 1,10,000 रुपीज। इन दोनों में से जो भी हायर है, हायर तो ये रहा 1,30,000 रुपीज। उसके बाद स्टैंडर्ड रेंट 1,20,000 रुपीज। स्टैंडर्ड रेंट आ गया आपका 1,20,000 रुपीज। इनमें से जो भी लोअर है वो एक्सपेक्टेड रेंट होगा, तो 1,20,000 रुपीज इज द एक्सपेक्टेड रेंट, ठीक है। 1,20,000 रुपीज इज द एक्सपेक्टेड रेंट। अब आओ बात करते हैं एक्चुअल रेंट रिसीव्ड या रिसीवेबल के बारे में। तो इसके लिए वर्किंग नोट बनाएंगे। 11,000 इंटू 11, एक महीने का अनरियलाइज है, तो मतलब 11 महीने का पैसा मिल चुका है। तो 11,000 इंटू 11 कितना आता है, 11,000 इंटू 11 1,21,000, ठीक है। ये आया आपका 1,21,000। ये पैसा मिल चुका है, एक महीने का पैसा मिलना बाकी है। तो 11,000 इंटू 1 ये रिसीवेबल है, ये रिसीवेबल है, तो कितना हो गया 1,32,000 हो गया। पर यही एक महीने का जो रेंट है यही तो अनरियलाइज्ड है, यही तो अनरियलाइज है, और रूल 4 की सारी कंडीशन सैटिस्फाइड है, मतलब इसको रिडक्शन मिल जाएगा। तो अब यहां पर 11,000 हम माइनस कर देंगे और एक्चुअल रेंट इसका 1,21,000 रुपीज आ जाएगा, ठीक है। तो एक्चुअल रेंट इसका आ गया 1,21,000। तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू विल बी व्हाट, हायर ऑफ दिस, तो हायर ऑफ दिस विल बी 1,21,000 रुपीज। इसमें से म्यूनिसिपल टैक्सेस आपको पे करने हैं। म्यूनिसिपल टैक्सेस बताए हैं 10% ऑफ म्यूनिसिपल वैल्यूएशन। कई सारे लोग यहां पर गलती करते हैं, 121 का ही 10% ले लेते हैं, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। आपको 10% लेना है ऑफ म्यूनिसिपल वैल्यूएशन, चाहे क्वेश्चन में दिया हुआ हो कि 10% ऑफ म्यूनिसिपल वैल्यूएशन, चाहे क्वेश्चन में सिर्फ दिया हो म्यूनिसिपल टैक्सेस आर पेड एट द रेट ऑफ 10%। आपको हमेशा ये जो टैक्सेस है ये म्यूनिसिपल वैल्यूएशन के ही लेने हैं, आपको ये ग्रॉस एनुअल वैल्यू के नहीं लेने हैं, ठीक है। तो म्यूनिसिपल टैक्सेस आपका आ जाएगा 10% ऑफ 1,30,000 रुपीज, एंड दिस इज व्हाट 13,000, ठीक है। ये आ गया 13,000। लेट्स सी 121 माइनस 13,000 माइनस 13,000 कितना आया 1,08,000, 1,08,000। ये आ गई आपकी नेट एनुअल वैल्यू। अब इसका फ्लैट 30% का रिडक्शन आप ले लो, फ्लैट 30% का 32,400 रुपीज का फ्लैट डिडक्शन आ गया आपका 30% ऑफ एनएवी 32,400। और क्योंकि ये लेट आउट प्रॉपर्टी है, लेट आउट प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट ऑन लोन की कोई लिमिट नहीं होती, और यहां पर इंटरेस्ट ऑन लोन पे किया गया है 40,000 रुपीज का, तो पूरा 40,000 रुपीज का रिडक्शन आपको यहां पर मिल जाएगा। तो 32,400 प्लस 40,000 कितना आता है, ये आता है 72,400। और आपकी जो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आती है वो आती है 1,08,000 माइनस 72,400, एंड दिस गिव्स यू 35,600। आई एम श्योर आप सब समझ में आ गया। बोलो स्टैंड फॉरएवर, बोलो स्टैंड फॉरएवर, ठीक है। आप लोग फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, इससे पहले हम अगले कॉन्सेप्ट पर बढ़ें। आप लोग फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए। आई थिंक द स्पीड इज गोइंग ऑन ग्रेट, ठीक है। कॉन्सेप्ट भी सारे के सारे कवर हो रहे हैं, क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस कर ली, इससे और कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठ गए होंगे। एंड तो फटाफट से आप लोग वीडियो को लाइक कर दो और हम आगे बढ़ते हैं। देखो सर, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है हमारे पास प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट का, ठीक है। अब सुनना, प्री कंस्ट्रक्शन या प्री एक्विजिशन पीरियड इंटरेस्ट, बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना। जब आपने मकान को कंस्ट्रक्ट करने के लिए लोन लिया, ठीक है, सपोज आपने 1 अप्रैल 2018 को लोन लिया, ठीक है। अब आपने 1 अप्रैल 2018 से कंस्ट्रक्शन करवाना स्टार्ट किया, आप बहुत ही आलीशान कोठी बनवा रहे हो जैसे इंद्रेश सर बनवा रहे हैं, ठीक है। तो अब ये मकान, इंद्रेश सर का मकान मैं सुन रहा हूं 2021 से बन रहा है, ठीक है, अभी 2023 आ गया। तो अब अगर इंद्रेश सर ने मान लो इसके लिए लोन लिया हुआ होगा, ठीक है, चलो इंद्रेश सर वाला एग्जांपल ही ले लेते हैं,
1 अप्रैल 2020 से इंद्रेश सर ने मकान बनाना शुरू किया। ठीक है, अब इंद्रेश सर मकान बनवाए जा रहे हैं, बहुत आलीशान कोठी बन रही है। मान लो वैसे तो इंद्रेश सर को लोन वोन लेने की जरूरत नहीं, आरबीआई को खुद वो लोन दे दे, लेकिन फिर भी हमारे एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं कि इंद्रेश सर ने मान लो लोन लिया। ठीक है, अब अगर इंद्रेश सर ने लोन लिया तो इस मकान पर अभी मकान बना नहीं है, लेकिन लोन पर इंटरेस्ट तो जा रहा है। ठीक है, बैंक ये थोड़ी कहेगा कि नहीं नहीं चलो बना लो उसके बाद इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, नहीं, इंटरेस्ट तो आपका लगता जा रहा है। मान लो ये मकान कंस्ट्रक्ट हुआ 15 जून 2022 को, 15 जून 2022 को किस फाइनेंशियल ईयर में ये कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ? फाइनेंशियल ईयर 22-23 में कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ। लेकिन अगर आप ध्यान दो, लोन पर इंटरेस्ट लगना तो 1 अप्रैल 2020 से ही शुरू हो गया था, मतलब फाइनेंशियल ईयर 2020 से 21 में भी इंटरेस्ट लगा है और फाइनेंशियल ईयर 21-22 में भी इंटरेस्ट लगा है। ठीक है, तो ये दोनों साल जो हैं ये कहलाएंगे प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड, ये दोनों साल कहलाएंगे प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड। अब आपके दिमाग में एक बहुत ही अजीब सी उलझन आ रही है, उलझन ये आ रही है कि सर फाइनेंशियल ईयर 22-23 में भी तो 1 अप्रैल 2022 से लेकर 15 जून 2022 तक प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड है, लेकिन माना नहीं जाता है। ठीक है, लॉ एकदम साफ बात कह रहा है इस चीज को लेकर कि जिस साल कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ उससे पिछले साल तक ही प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड माना जाएगा, बाकी प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड नहीं माना जाएगा। अगर कंस्ट्रक्शन यहां पर मान लो 31 मार्च 2023 को भी कंप्लीट होता, ठीक है, अगर कंस्ट्रक्शन 31 मार्च 2023 को भी कंप्लीट होता ना, तब भी यही होता कि फाइनेंशियल ईयर 22-23 को प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड में नहीं कंसिडर किया जाएगा। आप में से कई सारे लोग इस चीज को पूछते हो और इसमें से आप कंफ्यूज होते हो, तो प्लीज इस बात का ध्यान रखना। अभी हम क्वेश्चंस भी करेंगे, तो मैंने जानबूझ के एक ऐसा क्वेश्चन सेलेक्ट किया है जहां पर इस टाइप की कोई चीज आएगी, तो मेक श्योर दैट यू पे अटेंशन। ठीक है, जिस साल कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होता है उससे पिछले साल तक के जितने भी साल थे उसी को प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड माना जाता है। प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड में आपने जितना भी इंटरेस्ट पे किया होता है उसको 5 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स में आपको रिडक्शन दिया जाता है। उसका रिडक्शन आपको 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में 5 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स में दिया जाएगा। ठीक है, आओ ये क्वेश्चन करेंगे तो आपको और क्लैरिटी के साथ चीजें समझ में आएंगी। सबसे पहले देखो, Mr. J has taken a loan from SBI on 1st June 2018 for 20 lakh rupees at 6% per annum. ठीक है, he made the following repayments of principal amount. अब principal amount ये repay करते जा रहा है। 1 अप्रैल 2019 को 4 लाख वापस कर दिया, 1 अक्टूबर 2020 को 2 लाख वापस कर दिया, 1 दिसंबर 2021 को 1.5 लाख वापस कर दिया, 1,50,000 वापस कर दिया, और 1 अप्रैल 2022 को 2,50,000 इसने वापस कर दिया है। क्या बताया गया? Construction got completed on 14th February 2022. 14th February 2022 मतलब फाइनेंशियल ईयर 21-22। कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कब हुआ? कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ फाइनेंशियल ईयर 21-22 में। तो जो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड होगा, जो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड होगा वो कौन कौन से साल होंगे? वो होंगे 2018 से लिया था ना, तो वो होंगे 18-19। प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड्स कौन कौन से ईयर्स होंगे? 18-19, 19-20, 20-21। ठीक है, 20-21। आपसे क्या पूछा जाएगा? कंप्यूट इंटरेस्ट अलाउएबल फॉर प्रीवियस ईयर 22-23। आपसे 22-23 का इंटरेस्ट पूछा जा रहा है कि बताओ 22-23 में कितना इंटरेस्ट का रिडक्शन आपको अलाउ होगा, राइट? तो देखो आपको करना क्या होगा, 22-23 में जितना भी इंटरेस्ट है वो तो आएगा ही आएगा, क्योंकि 22-23 में भी थोड़ा सा तो लोन अमाउंट बाकी है, तो जो आप इंटरेस्ट पे करोगे वो तो आएगा ही आएगा। साथ ही साथ इन 3 सालों में जितना भी आपने इंटरेस्ट पे किया है, इन 3 सालों में आपने जितना भी इंटरेस्ट पे किया है उसका 1/5 आपको 22-23 में भी अलाउ हो जाएगा। कैसे? देखो देखो समझना बात को। 18-19, 19-20, 20-21 ये प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड्स हैं। ठीक है, आओ कैलकुलेट करते हैं कि इन सालों में कितना कितना इंटरेस्ट गया होगा। ठीक, तो सबसे पहले 18-19 के बारे में बात करें। सबसे पहले हम 18-19 के बारे में बात करते हैं। 1 जून 2018 को लोन लिया 20 लाख रुपीस का। ठीक है, तो 18-19 कब खत्म होगा? 31 मार्च 19 को। 31 मार्च 19 तक क्या कोई रीपेमेंट था? नहीं। तो 1 जून 18 से 31 मार्च 19 तक आउटस्टैंडिंग अमाउंट वाज कितना? 20 लाख रुपीस। तो देखो अप्रैल और मई हटा दो, 10 मंथ्स का इंटरेस्ट यहां पर लगेगा। ठीक है, तो 6% एट 20 लाख रुपीस,
6% ऑफ 20 लाख रुपीज फॉर 10 मंथ्स इंटू 10/12, ये 18-19 का इंटरेस्ट आपका आ जाता है। ये आपका 18-19 का इंटरेस्ट आ जाता है। देखो तो 20 लाख रुपीज का 6% इंटू 10/12 कितना आया? ये 1 लाख रुपीज आया। तो 1 लाख रुपीज इंटरेस्ट आपने दिया, 1 लाख रुपीज आपने इंटरेस्ट दिया 18-19 में। ठीक है, 1 लाख रुपीज का आपने इंटरेस्ट पे किया 18-19 में। अब आगे देखो, 1 अप्रैल 2019 को 4 लाख रुपीज रीपे कर दिया, तो आउटस्टैंडिंग अमाउंट कितना बच गया? 16 लाख रुपीज बच गया। ठीक है, अब क्या 31 मार्च 20 से पहले कोई और रीपेमेंट किया है? नहीं, क्योंकि 19-20 देखना है ना हमें, तो 19-20 में कितना इंटरेस्ट देना होगा ये देखना पड़ेगा। तो 1 अप्रैल 2019 को ही 4 लाख रुपए वापस कर दिया, तो अभी 16 लाख रुपीज आउटस्टैंडिंग अमाउंट बचा। तो अब 16 लाख रुपीस पर ही इंटरेस्ट लगेगा। क्या 31 मार्च 2020 से पहले कोई और रीपेमेंट किया है? नहीं। मतलब 19-20 में पूरा का पूरे साल पर 16 लाख रुपीस का 6% के रेट से इंटरेस्ट लगेगा। तो ये आ गया 6%, 20 लाख रुपीस माइनस 4 लाख रुपीस। ठीक है, तो 20 लाख माइनस 4 लाख का 6% कितना आया? 96,000। 96,000 रुपीस का इंटरेस्ट दिया गया कौन से साल में? 1920 में। 96,000 रुपीस का इंटरेस्ट पे किया गया कौन से साल में? 1920 में। ठीक है, अब आप 2021 के बारे में आओ, 2021 में आओ। अच्छा, 2021 में आप देखो 31 मार्च 2021 तक की बात हो रही है। 1 अप्रैल 2020 से लेकर 30 सितंबर 2020 तक, यानी 6 महीने अमाउंट आउटस्टैंडिंग वाज 16 लाख रुपीस, क्योंकि 1 अक्टूबर 2020 को 2 लाख रुपए और रीपे कर दिए। ठीक है, 1 अक्टूबर 2020 को 2 लाख रुपए और रीपे कर दिए, मतलब 6 महीने के लिए आउटस्टैंडिंग अमाउंट वाज 16 लाख रुपीस और बचे हुए 6 महीने के लिए आउटस्टैंडिंग अमाउंट वाज 14 लाख रुपीस, क्योंकि 1 अक्टूबर को तो 2 लाख रुपए दे दिए, 16 में से 2 गए, कितने बचे? 14। और अब नेक्स्ट 6 मंथ्स के लिए, क्योंकि 31 मार्च 2021 से पहले और कोई रीपेमेंट नहीं किया गया है। ठीक है, 31 मार्च 2021 से पहले और कोई रीपेमेंट नहीं किया गया है। तो 1 अप्रैल 2020 से 30 सितंबर 2020, यानी 6 महीने के लिए 16 लाख रुपीस वाज द आउटस्टैंडिंग अमाउंट, और फिर 1 अक्टूबर 2020 से 31 मार्च 2021, 6 महीने के लिए 14 लाख रुपीस वाज द आउटस्टैंडिंग अमाउंट। तो 6% ऑफ 16 लाख इंटू 6/12 प्लस 6% ऑफ 14 लाख इंटू 6/12, ये आएगा 16 लाख का 6% इंटू 6/12 इज इक्वल टू m प्लस 14 लाख का 6% इंटू 6/12 इज इक्वल टू m प्लस MRC आ गया आपका 90,000। ये आ गया आपका 90,000। ठीक है, अब मेरी बात जरा बहुत ध्यान से सुनना। हम लोगों ने इस चीज को तो डिस्कस कर ही लिया कि क्योंकि कंस्ट्रक्शन आपका कंप्लीट हुआ 14 फरवरी 2022 को, यानी प्रीवियस ईयर 21-22 में, तो मतलब प्रीवियस ईयर 2021 तक ही, यानी 31 मार्च 2021 तक ही प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट माना जाएगा। यानी प्रीवियस ईयर 21-22 विल नॉट बी कंसिडर्ड एज प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड, राइट। तो अभी प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड्स आपके ये हो गए 18, 19, 19, 20 और 2021। टोटल करो कितना आता है? 1 लाख प्लस 96,000 प्लस 90,000 कितना आया? 2,86,000 आया। इस 2,86,000 को आप 5 से डिवाइड करोगे, डिवाइडेड बाय 5, तो 57,200 आया। अब हर साल आने वाले सालों में, यानी 21-22 में, 22-23 में, 23-24 में, 24-25 में और 25-26 में आपको 57,200 का डिडक्शन मिलता रहेगा। तो इस तरह से ये होगा। ये 3 साल आपके प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड था, इसमें जो भी आपने इंटरेस्ट पे किया उसका डिडक्शन आपको मिलेगा कौन से साल से? जिस साल कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ उस साल से। तो 21-22 में भी आपको इसका 1/5 का डिडक्शन मिलेगा, 22-23 में भी आपको इसके 1/5 का डिडक्शन मिलेगा, एंड सो ऑन। आपसे पूछा गया है कि कंप्यूट इंटरेस्ट अलाउएबल फॉर प्रीवियस ईयर 22-23, राइट। तो प्रीवियस ईयर 22-23 में भी तो कुछ आपको इंटरेस्ट पे करना होगा। ये वाला जो इंटरेस्ट है 57,200, ये तो पुराने सालों का जो भी इंटरेस्ट था उसका 1/5 पोर्शन है, लेकिन 22-23 में आपने खुद से भी तो कोई इंटरेस्ट पे किया होगा ना। आओ देखते हैं वो कितना पे किया। लेट्स सी, हम लोगों ने यहां पर बात की कि 14 लाख रुपीस का बैलेंस बचा हुआ है, ठीक है, क्योंकि 1 अक्टूबर 2020 को 2 लाख रुपए रीपे किए, उसके बाद 14 लाख रुपीस का बैलेंस बचा, राइट।
फिर 1 दिसंबर 2021 को 1,50,000 रुपीज और वापस कर दिए। ठीक है, तो बैलेंस कितना बचा? 14 लाख माइनस 1,50,000, कितना बचा? 12,50,000। लेकिन फिर 1 अप्रैल 2022 को 2,50,000 और वापस कर दिया, तो अब कितना बैलेंस बचा? अब बैलेंस बचा 10 लाख रुपए। तो प्रीवियस ईयर 22-23 के लिए तो आउटस्टैंडिंग बैलेंस कितना बचा? 10 लाख रुपए। तो प्रीवियस ईयर 22-23 में जो इंटरेस्ट लगेगा वो कौन सी वैल्यू पर लगेगा? 10 लाख रुपए पर लगेगा। ठीक है, प्रीवियस ईयर 22-23 में कोई और रीपेमेंट नहीं किया है, 1 अप्रैल 2022 को ही रीपेमेंट किया, तो सारे रीपेमेंट्स कंसिडर करते हुए 10 लाख रुपीस का बैलेंस बचा, जिस पर 22-23 में आपका इंटरेस्ट लगेगा। ठीक है, तो अब देखो प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट टू बी अलाउड, अच्छा ये कितना आया था? 286। ठीक है, ये प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट टू बी अलाउड एवरी ईयर, ये कितना आ जाएगा आपका? 57,200 है ना, 57,200। अच्छा, अब इंटरेस्ट फॉर प्रीवियस ईयर 22-23 हम 21-22 का क्यों नहीं ले रहे हैं? क्योंकि 21-22 का हमसे पूछा नहीं है। यहां पर कई सारे स्टूडेंट्स का डाउट आता है, सर आपने 21-22 क्यों नहीं लिया? क्योंकि क्वेश्चन ने नहीं पूछा ना। क्वेश्चन ने हमसे कितना पूछा? क्वेश्चन ने कहा कंप्यूट द इंटरेस्ट अलाउएबल फॉर प्रीवियस ईयर 22-23। क्वेश्चन 21-22 का पूछता तो हम वो भी कर लेते। ठीक है, 21-22 को प्री कंस्ट्रक्शन क्यों नहीं माना? क्योंकि 21-22 में कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ। लॉ के हिसाब से जिस फाइनेंशियल ईयर में कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होता है उससे पिछले वाले साल तक के पीरियड को ही प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड माना जाता है। सिंपल। ठीक है, तो अब देखो यहां पर कितना आएगा? 10 लाख रुपीस का 6%, दिस इज 60,000, तो ये आ गया आपका 60,000 और ये 57,200 रुपीज ये वाला, तो टोटल कितना मिलेगा आपको डिडक्शन? 57,200, 1,17,200 रुपीज, 1,17,200 रुपीज। आई एम श्योर यहां तक की बात आप सबको समझ में आ गई है। ठीक है, 1,17,200 रुपीज का डिडक्शन आपको मिल जाएगा फॉर प्रीवियस ईयर 22-23, अगर ये प्रॉपर्टी लेट आउट होगी तो। ठीक है, अगर ये प्रॉपर्टी लेट आउट होगी तो। उसके बाद आता है हमारे पास कॉन्सेप्ट ऑफ वेकेंसी। वेकेंसी का मतलब क्या होता है कि आपके पास मकान है, आपने उसको किराए पर दे रखा है, जो आपका किराएदार है यानी जो आपका टेनेंट है वो साल के बीच में छोड़कर भाग गया। अब आप नया किराएदार ढूंढने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन कोई आपका मकान किराए पर लेने के लिए तैयार ही नहीं है। ठीक है, ऐसे में पंगा क्या आएगा? पंगा ये आएगा, आप जरा इस फॉर्मेट को देखो, आप जरा इस फॉर्मेट को देखो, यहां पर क्या होगा? इशू क्या आएगा? आपका एक्सपेक्टेड रेंट तो इसके हिसाब से आएगा, फॉर्मूले के हिसाब से आएगा। ठीक है, एक्सपेक्टेड रेंट आपका फॉर्मूले के हिसाब से आएगा, लेकिन एक्चुअल, अच्छा ये फॉर्मूले के हिसाब से सारी वैल्यूज पर एनम है, पर एनम एंड सो ऑन। लेकिन एक्चुअल रेंट क्या आपको सारे साल का मिल पाएगा? नहीं, एक्चुअल रेंट तो आपको 6 महीने का, साल 7 महीने का, 8 महीने का ही मिल पाएगा, जब तक आपका मकान वेकेटेड नहीं था, जब तक आपका मकान ऑक्यूपाइड था। तो ऐसे केस में तो ज्यादातर पॉसिबिलिटी क्या होगी कि actual rent will be less than the expected rent, actual rent will be less than the expected rent। और gross annual value क्या होती है? higher of expected rent and actual rent। तो gross annual value हमेशा आपकी expected rent आ जाएगी। लेकिन क्या यहां पर आपके मन में चोरी थी? नहीं, आप तो मकान दे रहे थे ना किराए पर, कोई किराएदार ही नहीं मिला, तो अब आप क्या कर सकते हो इसमें? तो इसीलिए कॉन्सेप्ट ऑफ वेकेंसी आया, और बहुत ही सिंपल और लॉजिकल कॉन्सेप्ट है। यहां पर यह बोला जाता है कि ठीक है, सपोज आपका मकान एकदम एकदम लॉजिकल है। ठीक है, सपोज आपका मकान 8 महीने के लिए रेंट पर था, ठीक है, और 9, 10, 11, 12 4 महीने के लिए वेकेंट था। ठीक है, ये यहां पर आप रेंट कलेक्ट कर रहे थे सपोज 10,000 रुपीज। ठीक, अब वेकेंट था तो आपका रेंट 0 है। यहां पर सरकार कहती है कि एक काम करो, 8 महीने का रेंट ये देखो, ठीक है, ये आया कितना? 80,000। ठीक है, और एक सेकेंड के लिए मान लो कि वैकेंसी थी ही नहीं। ठीक है, एक सेकंड के लिए मान लो कि वैकेंसी थी नहीं। अगर आपका मकान वेकेंट नहीं रहता तो आप कितना रेंट चार्ज कर रहे थे? 10,000 रुपीज ही चार्ज कर रहे थे। ठीक है, सरकार कह रही है मान लो कि अगर आपका मकान वेकेंट नहीं था तो आप 10,000 चार्ज कर रहे थे ना। आप जाहिर सी बात है 10 से कम पे तो नहीं दोगे, 10 से ज्यादा पे ही दे सकते हो, लेकिन 10 से कम पे तो नहीं दोगे ना। तो वैकेंसी के पीरियड में भी अगर मान लो आपका मकान किराए पर रहता तो 10,000 रुपीज आप चार्ज करते 4 महीने के लिए, तो ये कितना आता? 40,000 रुपीज ही आ जाता, और टोटल आपका हो जाता 1,20,000। ठीक है, आपको एक्चुअल में मिला कितना है? आपको एक्चुअल में मिला सिर्फ इतना है, दिस इज योर एक्चुअल रेंट। ठीक है, एंड दिस इज व्हाट योर वैकेंसी रेंट, कि अगर वैकेंसी पीरियड के समय भी रेंट मिल जाता तो इतना होता। ठीक है,
अब सरकार कहती है कि सुनो, अगर ये वाला रेंट एक्सपेक्टेड रेंट के बराबर है, एक्सपेक्टेड रेंट के बराबर है या एक्सपेक्टेड रेंट से ज्यादा है, ठीक है, अगर आपका एक्चुअल रेंट प्लस वेकेंसी रेंट एक्सपेक्टेड रेंट के बराबर है या उससे ज्यादा है, तब तो मतलब आपके मन में चोरी है नहीं, ठीक है, तब मतलब आपके मन में चोरी नहीं है, तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू हम ये एक्चुअल रेंट मानेंगे, यानी 80,000 रुपीज मान लेंगे, ठीक है। अगर मान लो आपका एक्सपेक्टेड रेंट होता कितना, एक्सपेक्टेड रेंट आपका होता ये 1,10,000, ठीक है, मान लो एक्सपेक्टेड रेंट आपका 1,10,000 और आपको पता है एक्सपेक्टेड और एक्चुअल व्हिचएवर इज हायर इज ग्रॉस एनुअल वैल्यू, राइट। सरकार का एकदम सिंपल सा कहना है, सरकार कह रही है कि अगर एक्चुअल रेंट प्लस वेकेंसी रेंट आपका ये 1,20,000 है, एक्सपेक्टेड से ज्यादा है, मतलब आपके मन में चोरी नहीं है, ठीक है। अगर आपका घर किराए पर रहता तो आप जेन्युइनली 1,20,000 रुपीज डिक्लेयर करते और ग्रॉस एनुअल वैल्यू 1,20,000 रुपीज आ जाती, मतलब आपके मन साफ है, आपके मन में कोई चोरी नहीं है। लेकिन क्योंकि वेकेंट था मकान, इसी वजह से तो आपका जो एक्चुअल रेंट है वो 80,000 आ रहा है। तो सिर्फ फॉर्मूले की वजह से एक्सपेक्टेड और एक्चुअल विच एवर इज हायर, इस फॉर्मूले की वजह से आपको नुकसान नहीं होने देंगे और ग्रॉस एनुअल वैल्यू हम आपका 80,000 रुपीज ही मान लेंगे, ग्रॉस एनुअल वैल्यू 80,000 रुपीज ही मान लेंगे। लेकिन अगर मान लो ये वाली वैल्यू 1,00,000 रुपए आती, अगर मान लो ये वाली वैल्यू 1,00,000 रुपए आती, तो सरकार पता है क्या कहती कि तुम चिल्ला रहे हो वेकेंसी की वजह से कम आया, वेकेंसी की वजह से कम आया। अरे भैया, वेकेंसी मिलने के बाद भी तो एक्सपेक्टेड से कम आ रहा है, तो मतलब तुम चोरी करना चाह रहे हो, और अगर तुम चोरी करना चाह रहे हो तो तुम्हारी ग्रॉस एनुअल वैल्यू यही एक्सपेक्टेड रेंट मानी जाएगी, यानी 1,10,000 रुपए मानी जाएगी, ठीक है। आओ, इससे रिलेटेड अभी हम लोग आगे क्वेश्चन करेंगे, बाकी अब और ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, आगे हम लोग क्वेश्चन करेंगे जिसमें ये वाला कॉन्सेप्ट आ जाएगा, ठीक है। फिर एक कॉन्सेप्ट आता है पार्टली लेट आउट एरिया वाइज। ऐसा हो सकता है एक मिनट रुकना, ऐसा हो सकता है कि मेरे मकान में 3 कमरे हों, 2 कमरों में मैं खुद रह रहा हूं और 1 कमरे में मैं किसी और को किराए पर दे रखा है मैंने, ठीक है। बिल्कुल हो सकता है कि मेरे मकान में 3 कमरे हैं, 2 कमरों में मैं खुद रह रहा हूं और 1 कमरा मैंने किराए पर दे रखा है, तो मैंने एरिया को पार्टली लेट आउट कर रखा है, ठीक है। मेरे जो पूरे मकान का एरिया है उसको मैंने पार्टली लेट आउट कर रखा है, थोड़ा सा एरिया मैंने दिया हुआ है रेंट पर और थोड़े से एरिया में मैं खुद रह रहा हूं। ऐसे में क्या होगा, म्यूनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट, ये सारी चीजें 2/3 कंसिडर की जाएगी लेट आउट प्रॉपर्टी के केस में, क्योंकि सॉरी 1/3 कंसिडर की जाएगी। मैं 2/3 पोर्शन पर तो खुद रह रहा हूं, 2/3 पोर्शन पे तो मैं खुद रह रहा हूं, 3 कमरों में से 2 कमरों में तो मैं खुद रह रहा हूं, अज्यूमिंग के सारे कमरे इक्वल एरिया के हैं, ठीक है। तो 3 में से 2 कमरों में तो मैं खुद रह रहा हूं, तो ये तो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी होगी। सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के केस में सीधा नेट एनुअल वैल्यू निल हो जाती है, ठीक है। लेकिन जो लेट आउट प्रॉपर्टी है, जो लेट आउट प्रॉपर्टी है वो तो 1/3 पोर्शन हो गया, तो अब उस 1/3 के लिए क्या मैं पूरे मकान की म्यूनिसिपल वैल्यू ले लूंगा, फेयर होगा? नहीं, तो मैं क्या करूंगा, म्यूनिसिपल वैल्यू का 1/3 लूंगा, फेयर रेंट का 1/3 लूंगा, स्टैंडर्ड रेंट का 1/3 लूंगा। क्या मैं एक्चुअल रेंट का भी 1/3 लूंगा? नहीं, कॉमन सेंस लगाओ ना यार, एक्चुअल रेंट तो आपका टेनेंट उतने ही एरिया का देगा ना, एक कमरा यूज करके वो आपको पूरे मकान का रेंट थोड़ी दे देगा, तो एक्चुअल रेंट को हमें बाइफरकेट करने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। यहां पर भी इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में अगर हम लोग बात करें तो जो लेट आउट प्रॉपर्टी वाला पोर्शन है उसके लिए फुल इंटरेस्ट आपका अलाउड हो जाएगा, और जो सेल्फ ऑक्यूपाइड वाला पोर्शन है उसके लिए मैक्सिमम 30,000 या 2 लाख रुपए अलाउड होगा, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशंस, ठीक। अब आओ ये वाला क्वेश्चन करते हैं, काफी कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन है, इसमें ये आपका ये वाला कॉन्सेप्ट भी कवर हो जाएगा और ये वेकेंसी वाला कॉन्सेप्ट भी इसमें कवर हो जाएगा, ठीक। मिस्टर एक्स ओन्स 1 रेजिडेंशियल हाउस इन मुंबई, एक मकान मुंबई में होल्ड करते हैं। The house is having 2 identical units, 2 बराबर बराबर यूनिट्स है। फर्स्ट यूनिट ऑफ द हाउस इज सेल्फ ऑक्यूपाइड बाय मिस्टर एक्स, पहली यूनिट में वो खुद रह रहे हैं, मतलब पार्टली लेट आउट हो गया, एरिया वाइज हो गया, 50% ऑफ द एरिया में वो खुद रह रहे हैं। एंड अनदर यूनिट इज रेंटेड फॉर 80,000 रुपीज पर मंथ, ठीक है, 80,000 रुपीज पर, 50% ऑफ द एरिया को 80,000 रुपीज, सॉरी 8,000 रुपीज पर मंथ पर किराए पर दिया हुआ है। द रेंटेड यूनिट वॉज वेकेंट फॉर 2 months ड्यूरिंग द ईयर, जो रेंटेड यूनिट है वो 2 महीने के लिए वेकेंट थी, तो यहां पर वेकेंसी का भी कॉन्सेप्ट आ गया, पार्टली लेट आउट एरिया वाइज का भी कॉन्सेप्ट आ गया। द पर्टिकुलर्स ऑफ द हाउस फॉर द प्रीवियस ईयर 22-23 आर एज अंडर, स्टैंडर्ड रेंट, म्यूनिसिपल वैल्यूएशन, फेयर रेंट, म्यूनिसिपल टैक्सेस पेड बाय मिस्टर एक्स, ठीक है। म्यूनिसिपल टैक्स का डिडक्शन आपको तभी मिलेगा अगर ओनर पे कर रहा है, ठीक है।
लाइट एंड वाटर चार्जेस, इसका कोई रिडक्शन नहीं मिलेगा। इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, इसका रिडक्शन मिल जाएगा। लीज मनी का कोई रिडक्शन नहीं मिलेगा। इंश्योरेंस का कोई रिडक्शन नहीं मिलेगा। रिपेयर्स का कोई रिडक्शन आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि आपको फ्लैट 30% ऑफ एनएवी का रिडक्शन मिल जाता है। कंप्यूट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी फॉर मिस्टर एक्स फॉर द असेसमेंट ईयर 23-24। आओ फटाफट से इसको देखा जाए। लेट्स लुक एट इट नाउ। ठीक है, तो अभी यहां पर हम दो पार्ट्स में इसको डिवाइड करेंगे। सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी हो गया 50% और लेट आउट पोर्शन हो गया 50%। ठीक है, सेल्फ ऑक्यूपाइड पोर्शन हो गया 50% और लेट आउट पोर्शन हो गया 50%। अब आप इसको जरा ध्यान से देखना। सबसे पहले म्यूनिसिपल वैल्यूएशन लेते हैं। म्यूनिसिपल वैल्यूएशन आई 1,90,000 रुपीज की। ठीक है, 1,90,000 रुपीज की। अब इसको मैं क्या करूंगा, दो पार्ट्स में डिवाइड करूंगा। 1,90,000 डिवाइडेड बाई 2 कितना है, 95,000 आया। ठीक है, दो पार्ट्स में मैं क्यों डिवाइड कर रहा हूं, क्योंकि ये जो म्यूनिसिपल वैल्यूएशन आई है 1,90,000 रुपीज, ये तो पूरे मकान की आई है ना, लेकिन मैंने रेंट आउट कितना किया है, सिर्फ 50% पोर्शन ही लेट आउट किया हुआ है, तो सिर्फ 50% पोर्शन में लेट आउट पोर्शन के अंदर लूंगा 95,000। सेल्फ ऑक्यूपाइड के अंदर नील। ठीक है, सेल्फ ऑक्यूपाइड के अंदर तो नेट एनुअल वैल्यू ही नील आ जाएगी, तो ऊपर वाली सारी चीजें नील 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 आएंगी, इसको जाने ही दो। सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के केस में तो सीधा नेट एनुअल वैल्यू नील आ गई। म्यूनिसिपल वैल्यूएशन आ गई आपकी 95,000। अब आप देखो नेक्स्ट चीज होती है फेयर रेंट। फेयर रेंट कितना है, फेयर रेंट है 1,85,000। इसको भी डिवाइडेड बाई 2 करोगे, 1,85,000 डिवाइडेड बाई 2 कितना है, 92,500 ये आया, 92,500। ठीक है, विच एवर इज हायर देखना है हम लोगों को, तो हायर तो ये 95,000 हो जाएगा। उसके बाद कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड रेंट से, तो स्टैंडर्ड रेंट कितना है, स्टैंडर्ड रेंट इज 162। इसको भी दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, 81,000 आया ये। ठीक है, तो ये आ गया आपका 81,000। विच एवर इज लोअर, यही आपका एक्सपेक्टेड रेंट है। 81,000 इज योर एक्सपेक्टेड रेंट विच एवर इज लोअर। अब एक्चुअल रेंट पर बात करते हैं। ठीक है, एक्चुअल रेंट के बारे में बात करते हैं। तो देखो 2 महीने के लिए प्रॉपर्टी वीकेंड थी। ठीक है, 8,000 रुपीज का रेंट दिया गया था। अब अगर 8,000 रुपीज को मैं 10 मंथ्स के लिए लेता हूं, 8,000 रुपीज को मैं 10 मंथ्स के लिए लेता हूं, तो 80,000 आएगा। ठीक है, अगर मैं डायरेक्टली यहां पर 80,000 लिख दूं एक्चुअल रेंट, तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू क्या आ जाएगी, इन दोनों में से विचएवर इज हायर, और विचएवर इज हायर आ जाएगी मेरी 81,000 रुपीज। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होगा। एक्चुअल रेंट तो मेरा 80,000 आ गया, बट क्योंकि वेकेंसी भी इन्वॉल्व थी, तो इसलिए मैं ग्रॉस एनुअल वैल्यू जो है वो कायदे से देख कर लिखूंगा। अब इसका लॉजिक समझना एकदम। अगर मान लो वेकेंसी नहीं होती 2 महीने की, तो देखो एक्चुअल रेंट तो मेरा 80,000 आ ही गया, और वेकेंसी पीरियड पे मेरा कितना रेंट आता, 8,000 इंटू 2 यानी 16,000 का रेंट और आ जाता, यानी 96,000 रुपीज का रेंट मैं बताता ना। तो मैं यहां पर 80,000 की जगह 96,000 लिखता ना, तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू मेरी 96,000 आ जाती। तो मेरे मन में चोरी कहां है, मैं कहां चोरी करना चाह रहा हूं, वो तो जेन्युइनली वेकेंसी थी, तभी तो मुझे एक्चुअल रेंट सिर्फ 80,000 का मिला। तो सरकार कहेगी हां इसके मन में चोरी नहीं है, और अगर इसके मन में चोरी नहीं है तो जो ग्रॉस एनुअल वैल्यू है वो 80,000 रुपीज ही रहेगी। ठीक है, इसके लिए हम एक वर्किंग नोट बनाते हैं। वर्किंग नोट ये हो जाएगा, एक्सपेक्टेड रेंट इज व्हाट, एक्सपेक्टेड रेंट इज 81,000। ठीक है, एक्सपेक्टेड रेंट इज 81,000। एक्चुअल रेंट कितना, 10,000 इंटू 8 यानी 80,000। ठीक, वेकेंसी रेंट कितना 8,000 इंटू 10 था ना ये, तो एक्चुअल रेंट इज 8,000 इंटू 10, तो दिस इज 80,000। वेकेंसी रेंट इज 8,000 इंटू 2, दिस इज 16,000। एक्चुअल रेंट प्लस वेकेंसी रेंट कितना, 96,000। अब आप देखो ये वाली फिगर अगर इसके बराबर है या इसके ऊपर है, तब हमारे मन में चोरी नहीं है, और जो एक्चुअल रेंट होगा वही मेरी ग्रॉस एनुअल वैल्यू हो जाएगी। लेकिन अगर ये वाली फिगर इससे छोटी होती तो फिर ये वाली वैल्यू ग्रॉस एनुअल वैल्यू हो जाती। ठीक है, तो सिंस AR प्लस VR इज ग्रेटर दैन एक्सपेक्टेड रेंट, ग्रॉस एनुअल वैल्यू विल बी ये एक्चुअल रेंट, और ये 80,000 रुपीज आपका आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें से म्यूनिसिपल टैक्सेस देखें, तो म्यूनिसिपल टैक्सेस पेड बाय एक्स 15% ऑफ द म्यूनिसिपल वैल्यू, 15% ऑफ म्यूनिसिपल वैल्यू, तो आप 95,000 रुपीज का 15% ले लोगे। ठीक है, 95,000 रुपीज का 15% आपने लिया, ये कितना है 14,250 आ गया, ये आया 14,250। यहां पर कई सारे स्टूडेंट्स कहते हैं सर आपने इसका क्यों नहीं लिया, ये सॉरी ये पूरी की पूरी वैल्यू का क्यों नहीं लिया। ठीक है, 190 है पूरी म्यूनिसिपल वैल्यू, आप पूरी वैल्यू का ले लो। ठीक है,
1,90,000 का 15% जब आप लोगे तो ये पूरी वैल्यू का आया, लेकिन इसको आपको दो पार्ट्स में स्प्लिट करना होगा, सेल्फ ऑक्यूपाइड और लेट आउट में, डिवाइडेड बाय 2 कर दो, क्या आया 14,250 आया। हम लोगों ने डायरेक्टली इसके इसी आधी वाली वैल्यू पर कैलकुलेट कर लिया था, बात उतनी सी है। ठीक है, तो अब कितना हुआ 80,000 माइनस 14,250, दिस इज व्हाट 65,750, 65,750। अब इसका 30% तो स्टैंडर्ड डिडक्शन कितना 19,725, 19,725, 19,725। अब बात आती है इंटरेस्ट ऑन लोन की। ठीक है, तो देखो इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल आपका कितना है, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल आपका है 1,500 रुपीज पर मंथ, ये पूरे मकान का होगा 1,500 इंटू 12, 18,000 डिवाइडेड बाई 2, मतलब 9,000 फॉर सेल्फ ऑक्यूपाइड, 9,000 फॉर लेट आउट प्रॉपर्टी। ठीक है, तो लेट आउट प्रॉपर्टी के लिए कितना हो गया 9,000, लेट आउट प्रॉपर्टी के लिए हो गया 9,000। ठीक है, तो जाहिर सी बात है, इसको रहने दो, लेट आउट प्रॉपर्टी के लिए 9,000 हो गया, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के लिए भी 9,000 हो जाएगा। मैंने बात की थी ना, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के केस में इंटरेस्ट और लोन का रिडक्शन आपको मिलता है या तो 2 लाख रुपीज या तो 30,000 रुपीज, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। तो ये तो 9,000 रुपीज है ना, तो चाहे कैसा भी हो 9,000 तो अलाउड है, 30,000 के भी नीचे। ठीक, तो अब इनकम फ्रॉम सेल्फ ऑक्यूपाइड पोर्शन आ जाएगी 9,000 नेगेटिव, और यहां पर कितना आ जाएगा 65,750 माइनस 19,725 माइनस 9,000, ये कितना आ जाता है 36,995। कुछ तो गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ है। ये आपके आ जाएगी 65,750, 65,750 माइनस 19,725 माइनस 19,725 माइनस 9,000, कितना आता है 37,025, 37,025। ठीक है, तो नेट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कितना आ जाएगा, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, तो इसको क्लब कर दो, तो 28,025, 28,025। दिस इज योर नेट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। आई एम श्योर यहां तक की बात आप सबको समझ में आ रही है, बोलो निश्चय फॉरएवर। ठीक है, 28,025 ये आपकी नेट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आ जाती है। ठीक है, लेट्स मूव ऑन, आगे चलते हैं हम लोग। अभी हम बात कर रहे थे पार्टली लेट आउट प्रॉपर्टी एरिया वाइज, मतलब 3 में से 2 कमरे में आप खुद रह रहे हो, 1 कमरा दे दिया एग्जांपल। अभी है पार्टली लेट आउट प्रॉपर्टी टाइम वाइज। टाइम वाइज का क्या मतलब होता है कि आपने साल भर में सपोज 4 महीने के लिए प्रॉपर्टी को किराए पर दे रखा है और 8 महीने आप खुद रह रहे हो। ठीक है, तो आपने कुछ समय के लिए मकान को किराए पर दे रखा है और बचे हुए समय आप खुद रह रहे हो, दिस इज नोन एज पार्टली लेट आउट प्रॉपर्टी टाइम वाइज। ठीक है, पार्टली लेट आउट प्रॉपर्टी टाइम वाइज। अब सुनना मेरी बात ध्यान से, यहां पर थोड़ा सा कंफ्यूजन आएगा। अगर मैं मकान को 4 महीने के लिए किराए पर दे रहा हूं और 8 महीने तक उसमें कोई नहीं रह रहा है, मैं किराएदार ढूंढे जा रहा हूं और मुझे किराएदार मिल नहीं रहा है, तब तो हम बोलेंगे कि प्रॉपर्टी आपकी वेकेटेड थी, तब तो वेकेंसी वाला कॉन्सेप्ट आएगा। ठीक है, लेकिन अगर 4 महीने बाद बचे हुए 8 महीने के लिए मैं खुद उसमें जाकर रहने लग जा रहा हूं, तो मतलब वेकेंसी नहीं है, तो यहां पर वेकेंसी वाला कॉन्सेप्ट नहीं आएगा, यहां पर पार्टली लेट आउट प्रॉपर्टी टाइम वाइज वाला कॉन्सेप्ट आएगा। तो ये क्वेश्चन को पढ़ के आपको समझना होगा कि क्वेश्चन में सिचुएशन कैसी दी हुई है। ठीक है, अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि उसने प्रॉपर्टी वेकेट कर दी और उसके बाद प्रॉपर्टी वेकेटेड रही, तब तो वेकेंसी वाला कॉन्सेप्ट आएगा। लेकिन अगर क्वेश्चन में लिखा है कि प्रॉपर्टी टेनेंट ने वेकेट कर दी और उसके बाद ओनर ने खुद से ऑक्यूपाई कर लिया उस प्रॉपर्टी को, तो फिर पार्टली लेट आउट प्रॉपर्टी टाइम वाइज वाला कॉन्सेप्ट आ जाएगा। ठीक है, एनीवे, इसको सॉल्व कैसे किया जाता है, अगर थोड़े टाइम के लिए सेल्फ ऑक्यूपाइड थी और थोड़े टाइम के लिए लेट आउट थी, तो मान लिया जाता है कि प्रॉपर्टी पूरे साल के लिए लेट आउट थी। ठीक है, मान क्या लिया जाता है, मान लिया जाता है कि प्रॉपर्टी पूरे साल के लिए लेट आउट थी। सिंपल, आओ सवाल करते हैं। ठीक है, लेट्स लुक एट दिस क्वेश्चन। काफी अच्छा क्वेश्चन है, श्रीमती राजा लक्ष्मी वाला, तो काफी सारी चीजें इसमें आपको क्लियर हो जाएंगी। देखो, श्रीमती राजा लक्ष्मी owns a house property at Adyar in Chennai. The municipal value of the property is 5 lakh rupees, fair rent is 4,20,000 rupees, and standard rent is 4,80,000 rupees. The property was let out for 50,000 rupees per month up to December 2022. December 2022 तक property let out थी, उसके बाद January, February, March let out नहीं थी। Thereafter, the tenant vacated the property. Tenant ने property को vacate कर दिया। अब 2 केसेस हो सकते हैं, या तो property 3 महीने के लिए vacant रहे, या तो उन 3 महीने श्रीमती राजा लक्ष्मी अपने आप से ऑक्यूपाई कर ले।
एंड श्रीमती राजा लक्ष्मी यूज्ड द हाउस फॉर सेल्फ ऑक्यूपेशन। अगर इन्होंने सेल्फ ऑक्यूपेशन कर लिया तो क्या हम वो वेकेंसी वाला कॉन्सेप्ट करेंगे जो अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने किया? ठीक है, एक्चुअल रेंट प्लस वेकेंट रेंट प्लस ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। सिंपली जो भी एक्चुअल रेंट रिसीव्ड या रिसीवेबल होगा उसको कंपेयर करेंगे एक्सपेक्टेड रेंट से, और ग्रॉस एनुअल वैल्यू विल बी हायर ऑफ एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट। ठीक, rent for the months of November and December 2022 could not be realized in spite of owners efforts। तो ये unrealized rent वाली भी चीज आ गई। ठीक है, अनरियलाइज रेंट वाली चीज भी आ गई। तो यहां पर काफी अच्छा कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन चल रही है। ठीक है, कि 8 महीने तक, सॉरी 9 महीने के लिए मकान किराए पर था, दिसंबर 2022 तक के लिए मकान किराए पर था, 3 महीने के लिए प्रॉपर्टी किराए पर नहीं थी, सेल्फ ऑक्यूपाई हो गई थी। जो 9 महीने के लिए मकान किराए पर था उसमें भी 2 महीने का किराया नहीं मिला, अनरियलाइज्ड रेंट, मतलब सिर्फ 7 मंथ्स का किराया मिला। तो रेंट रिसीव्ड विल बी फॉर 7 मंथ्स, rent receivable will be for 2 months and minus unrealized rent will also be for 2 months। ठीक, all the conditions prescribed under rule 4 are satisfied। she paid municipal taxes at 12% during the year। अब at 12% of what? of municipal value, always municipal value। ठीक है, ये मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि अगर परसेंटेज दी हुई है तो आपको इसको म्यूनिसिपल वैल्यू का कंसिडर करना है। She had paid interest of 25,000 rupees during the year for amount borrowed for repairs of the house property। Compute her income from a house property for assessment year 23-24। ठीक है, अब ये 25,000 रुपीज का इंटरेस्ट क्या लिमिट रहेगी? अनलिमिटेड, यानी पूरा 25,000 अलाउड हो जाएगा। वैसे सेल्फ ऑक्यूपाइड के लिए वैसे भी 30,000 या 2 लाख रुपीस की लिमिट के अंदर ही आ रहे हैं, लेकिन फिर भी यहां पर पूरा अलाउड हो जाएगा। मान लो ये 3 लाख रुपए भी रहता तब भी ये अलाउड हो जाता। क्यों? क्योंकि अगर प्रॉपर्टी एक दिन के लिए भी लेट आउट है तो मान लिया जाता है कि वो पूरे साल के लिए लेट आउट है। पार्टली लेट आउट टाइम वाइज का कॉन्सेप्ट ही यही है। ठीक है ना, पार्टली लेट आउट टाइम वाइज प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट ही यही है कि मान लिया जाएगा कि वो पूरे साल के लिए लेट आउट है। ठीक, और अगर पूरे साल के लिए लेट आउट है तो लेट आउट प्रॉपर्टी वाला रूल लगेगा, और लेट आउट प्रॉपर्टी के केस में तो इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल या इंटरेस्ट ऑन लोन अनलिमिटेड वैल्यू तक अलाउड हो जाता है। ठीक है सर, ठीक है, एकदम बढ़िया। आइए शुरू किया जाए ये वाला सवाल। तो सबसे पहले म्यूनिसिपल वैल्यू, अच्छा पूरे साल के लिए प्रॉपर्टी को लेट आउट ही मानेंगे, इवन दो लास्ट के 3 महीने उसने खुद को ऑक्यूपाई किया हुआ है, लेकिन हम पूरे साल के लिए उसको लेट आउट ही मानते हुए चलेंगे। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ पार्टली लेट आउट प्रॉपर्टी टाइम वाइज, राइट। तो पूरे साल की म्यूनिसिपल वैल्यू ली जाएगी। म्यूनिसिपल वैल्यू 5 लाख रुपीज, म्यूनिसिपल वैल्यू आ गई 5 लाख रुपीज। ठीक है, फेयर रेंट कितना आ गया? 4,20,000 रुपीज, whichever is higher 5 लाख। फिर स्टैंडर्ड रेंट 480, whichever is lower 480। अब आओ एक्चुअल रेंट रिसीव्ड के बारे में बात करते हैं। तो रेंट रिसीव्ड 7 मंथ्स का मिला था, किस वैल्यू पर रेंट पे दिया हुआ है? 50,000 रुपीज पर मंथ। ठीक है, तो 50,000 इंटू 7, 7 5 35, 3,50,000। 2 मंथ्स का रेंट मिलना बाकी है, 2 मंथ्स का रेंट मिलना बाकी है, तो 50,000 इंटू 2 ये मिलना बाकी है, तो 1 लाख कितना आया? 4,50,000 ये आया। और अनरियलाइज रेंट वही 2 मंथ्स का रेंट अनरियलाइज हो गया, तो 50,000 इंटू 2 ये अनरियलाइज हो गया, 1 लाख रुपीज यहां से माइनस हो गया, 3,50,000 रुपीज ये आ गया। दिस इज द एक्चुअल रेंट रिसीव्ड या रिसीवेबल। तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू आ जाएगी 4,80,000 रुपीज। ठीक है, अब ग्रॉस एनुअल वैल्यू में से म्यूनिसिपल टैक्सेस आपको माइनस करने होंगे। 12% ऑफ व्हाट? 12% ऑफ 5 लाख रुपीज। 5 लाख रुपीज का 12% कितना आया? 60,000 रुपीज। ठीक है, 60,000 रुपीज ये आ गया। तो अभी टोटल वैल्यू, नेट एनुअल वैल्यू आ गई 4,20,000 रुपीज। इसका आप ले लो 30%, यानी 1,26,000 रुपीज, 1,26,000 रुपीज। और इंटरेस्ट ऑन लोन कितना है? इंटरेस्ट ऑन लोन है 25,000 रुपीज। ठीक, तो ये कितना आ जाएगा? 4,20,000 माइनस 126 माइनस 25, 2,69,000 रुपीज। 2,69,000 रुपीज। आई एम श्योर आप सब समझ में आ गया। निश्चय फॉरएवर।
डन। चलो अगले कॉन्सेप्ट पर आते हैं। आई सिंसियरली होप आप लोगों को मजा आ रहा होगा यार। ठीक है, बहुत मेहनत से मैं सारी चीजें आप लोगों को स्लोली स्लोली करवा रहा हूं और हर कॉन्सेप्ट से रिलेटेड आप लोग देख रहे हो मैं क्वेश्चंस भी करवाता चल रहा हूं। ठीक है, तो इफ यू जेन्युइनली फीलिंग कि हाँ यार ये हेल्पफुल है तो आप लोग प्लीज वीडियो को लाइक कर दो, इससे मेरे को अप्रिसिएशन मिलेगा। और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना कि आपको ये वाला सेशन कैसा लगा, लोगों के साथ शेयर करना, क्योंकि इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट। जितना ज्यादा आप लोगों के साथ शेयर करोगे उतना ज्यादा लोगों को फायदा होगा। ठीक है, और उससे मेरे को भी अच्छा लगेगा, मुझे भी लगेगा कि हाँ ठीक है मेरी मेहनत जो है वो रंग ला रही है। राइट, आओ। अगर असेसी दो से ज्यादा सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टीज को होल्ड करता है तो फिर क्या करते हैं हम, किन्हीं भी दो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टीज को तो सेल्फ ऑक्यूपाइड की तरह से ट्रीट करते हैं और उनकी नेट एनुअल वैल्यू को निल मानते हैं। लेकिन दो के ऊपर जो भी सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टीज होती हैं उनको डीम्ड लेट आउट मान लिया जाता है और डीम्ड लेट आउट मानकर उन पर भी टैक्स लगा दिया जाता है। उन पर टैक्स लगा दिया जाता है, उनकी इनकम कंप्यूट कर दी जाती है। अब क्वेश्चन जब आएगा तो आपको क्या करना होगा, बड़ा सिंपल सा है। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें अब देखो क्वेश्चन करते हैं, फिर मैं आपको इसका वो भी बताऊंगा कि इसको सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, बड़ा इंटरेस्टिंग है, बहुत मजा आएगा। देखो क्या होगा, यहां पर लिखा है गणेश हैज 3 हाउसेस ऑल ऑफ विच आर सेल्फ ऑक्यूपाइड। सारे के सारे घर जो है वो सेल्फ ऑक्यूपाइड है। पर्टिकुलर्स ऑफ द हाउसेस फॉर द प्रीवियस ईयर 22-23 आर एज अंडर। ठीक है, तो 3 हाउस की म्यूनिसिपल वैल्यू दी हुई है, तीनों हाउस का फेयर रेंट दिया हुआ है, तीनों हाउस का स्टैंडर्ड रेंट दिया हुआ है, डेट ऑफ कंप्लीशन या डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ कंस्ट्रक्शन या परचेज दिया हुआ है, म्यूनिसिपल टैक्सेस पेड ड्यूरिंग द ईयर दिया हुआ है, इंटरेस्ट ऑन मनी बोरोड फॉर रिपेयर ऑफ द प्रॉपर्टी ड्यूरिंग द करंट ईयर ये दिया हुआ है, इंटरेस्ट फॉर करंट ईयर ऑन मनी बोरोड इन April 15 फॉर परचेज ऑफ प्रॉपर्टी आपको ये दिया हुआ है। कंप्यूट गणेश's इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी फॉर असेसमेंट ईयर 23-24 एंड सजेस्ट व्हिच हाउस शुड बी ऑप्टेड बाय गणेश टू बी असेस्ड एज सेल्फ ऑक्यूपाइड सो दैट हिज टैक्स लायबिलिटी इज मिनिमम। चलो मैं आपको एक बहुत ही सिंपल सी चीज बताता हूं। सबसे पहले आप पता है क्या करो, सबसे पहले आप तीनों प्रॉपर्टीज की इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी निकालो, ये मानते हुए कि ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज लेट आउट है। ठीक है, सबसे पहले आप तीनों की इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी निकालो, ये मानते हुए कि ये तीनों की तीनों प्रॉपर्टीज लेट आउट है, मतलब ये सारी प्रॉपर्टीज रेंटेड है। ठीक है, उसके बाद आगे का खेल मैं आपको तब समझाऊंगा। पहले एक ये वाला स्टेप करते हैं। सबसे पहले तीनों प्रॉपर्टीज की इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी निकालते हैं, ये मानते हुए कि प्रॉपर्टीज सारी की सारी लेट आउट है। ठीक है, तो म्यूनिसिपल वैल्यू 3 लाख, 360 और 330। 3 लाख 360 शायद, 360 और 330। ठीक है, फिर फेयर रेंट 375, 275, 380, 375, 275 और फिर 280, 380। ठीक है, यहां पर विच एवर इज हायर, तो विच एवर इज हायर में 375, यहां 360 और यहां 380। ठीक है, ये आ गया। अब उसके बाद आपको इसको कंपेयर करना है किससे, आपको इसको स्टैंडर्ड रेंट से कंपेयर करना है। स्टैंडर्ड रेंट क्या है, 350, 370, 375, 350, 370, 375, ये आ गया। ठीक है, अब इसको एक्सपेक्टेड रेंट क्या हो जाएगा इन दोनों का, लोअर, तो लोअर क्या हो गया 350, इसका हो गया 360, इसका हो गया 375। ठीक है, ये हो गया लोअर। अब एक्चुअल रेंट तो मिला नहीं, क्योंकि तीनों की तीनों हम मान रहे हैं लेट आउट है, हम मान रहे हैं लेट आउट है, लेकिन एक्चुअल रेंट तो मिला ही नहीं ना कुछ, तो एक्चुअल रेंट रिसीव्ड या रिसीवेबल निल हो गया। ग्रॉस एनुअल वैल्यू आ गई हायर, तो हायर में ये आ गया 3,50,000 रुपीज, 3,60,000 रुपीज और 3,75,000 रुपीज। ठीक है, इसमें से आपको म्यूनिसिपल टैक्सेस पे करने हैं। म्यूनिसिपल टैक्सेस कितने पेड है, 12%, 8% और 6%। तो 12% ऑफ 3 लाख रुपीज, 12% ऑफ 3 लाख रुपीज, 3 लाख का 12%, दिस इज 36,000 रुपीज। ठीक, 8% ऑफ 360, 28,800। ठीक है, 28,800 और उसके बाद 6% ऑफ 330, 19,800, 19,800। ठीक है, नेट एनुअल वैल्यू कितनी आ गई, 350 माइनस 36,000, ये आ गया 3,14,000। फिर 360 माइनस 28,800, ये आ गया 331,200। फिर 375 माइनस 19,800,
या 355,200। ठीक है, अब इसका आपको 30% चाहिए और फिर इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस करेंगे तो 3,14,000 का 30% कितना आता है? 94,200। ठीक है, और ये 331,200 का 30% कितना आता है? 99,360। ठीक है, उसके बाद 355,200 का 30% कितना आता है? 1,06,560। 16,560। अब इंटरेस्ट ऑन लोन देख लो, तो पहली हाउस प्रॉपर्टी के लिए कोई इंटरेस्ट ऑन लोन था क्या? नहीं। यहां पर इंटरेस्ट ऑन मनी बोरोड फॉर रिपेयर ऑफ द प्रॉपर्टी ड्यूरिंग द करंट ईयर 55,000। तो हाउस 2 में 55,000 रिपेयर्स का था। अभी हम सेल्फ ऑक्यूपाइड नहीं मान रहे हैं, अभी हम लेट आउट मान रहे हैं, तो पूरे 55,000 रुपीज का रिडक्शन यहां पर आप दे दो। पूरे 55,000 रुपीज का रिडक्शन आप हाउस प्रॉपर्टी 2 में से दे दो। जब हम इसको सेल्फ ऑक्यूपाइड मानेंगे, अगर मानेंगे तब की तब देखेंगे। ठीक है, फिर हाउस प्रॉपर्टी 3 में लिखा हुआ है इंटरेस्ट फॉर करंट ईयर ऑन मनी बोरोड एंड April 15 फॉर परचेज ऑफ प्रॉपर्टी। ये आ गया 1,75,000 रुपीज। तो 1,75,000 रुपीज आप यहां पर दे दीजिए। लेट आउट प्रॉपर्टी के लिए तो कितना भी इंटरेस्ट अलाउड है। ठीक है ना, लेट आउट प्रॉपर्टी के लिए कितना भी इंटरेस्ट अलाउड है। अब आओ इधर देखो, तो वी हैव 3,14,000 माइनस 94,200, दिस इज 219,800। ठीक है, उसके बाद यहां पर क्या है? 331,200 माइनस 99,360 माइनस 55,000 कितना? 176,840। 176,840 और फिर ये कितना आया? 355,200 माइनस 106,560 माइनस 175 कितना? 73,640। 73,640। अब सुनो मेरी बात बहुत ध्यान से। सरकार कहती है कि इन तीन में से कोई भी दो प्रॉपर्टीज आप सेल्फ ऑक्यूपाइड मान लो और बाकी प्रॉपर्टी आप लेट आउट मान लो। ठीक है, सरकार ने आपके ऊपर चॉइस दी है कि ये तीन प्रॉपर्टीज हैं, हमने इन तीनों को रेंटेड आउट मानकर ये इनकम्स निकाली हैं। अब सरकार कह रही है कि कंप्लीटली आपकी चॉइस है, आप किन्हीं भी दो प्रॉपर्टीज को सेल्फ ऑक्यूपाइड मानकर तीसरी प्रॉपर्टी को लेट आउट मान लो और उस पर हमें टैक्स दे दो। ठीक है, तो जाहिर सी बात है हम क्या करेंगे? हम कोशिश करेंगे कि हमारी ओवरऑल टैक्स लायबिलिटी मिनिमम आए। तो अब हमारे पास तीन केसेस बनेंगे। अब हमारे पास तीन केसेस बनेंगे, केस 1, केस 2, केस 3। ठीक है, केस 1 क्या? हाउस प्रॉपर्टी 1 और हाउस प्रॉपर्टी 2 को सेल्फ ऑक्यूपाइड मानेंगे और हाउस प्रॉपर्टी 3 को लेट आउट मान ले। दूसरा केस, हाउस प्रॉपर्टी 1 और हाउस प्रॉपर्टी 3 को सेल्फ ऑक्यूपाइड मानकर हाउस प्रॉपर्टी 2 को लेट आउट प्रॉपर्टी मान ले। और तीसरा केस, हाउस प्रॉपर्टी 2 और हाउस प्रॉपर्टी 3 को सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी मान ले और हाउस प्रॉपर्टी 1 को लेट आउट प्रॉपर्टी मान ले। ठीक है, कोई भी दो प्रॉपर्टीज को सेल्फ ऑक्यूपाइड मान सकते हैं और तीसरी प्रॉपर्टी को लेट आउट मानना होगा। इन तीनों ही केसेस को हम लोग सॉल्व करेंगे। इन तीनों ही केसेस में हम लोग देखेंगे जिस केस में आपकी टैक्स लायबिलिटी मिनिमम आएगी वो केस आप ऑप्ट कर लोगे। ठीक है, जिस केस में आपकी टैक्स लायबिलिटी मिनिमम आएगी वो वाला केस आप ऑप्ट कर लोगे। तो सबसे पहला, हाउस प्रॉपर्टी 1 और हाउस प्रॉपर्टी 2 को सेल्फ ऑक्यूपाइड मान लो और हाउस प्रॉपर्टी 3 को डीम्ड लेट आउट मान लो। ठीक है, अब देखो हाउस प्रॉपर्टी 3 को डीम्ड लेट आउट मानने के लिए हमारे पास बड़ा सिंपल है, हाउस प्रॉपर्टी 3 की इनकम तो आई हुई है, तभी मैंने आपसे कहा था कि सबसे पहले तीनों को लेट आउट मानकर उनकी इनकम्स निकाल लो। ठीक है, तो हाउस प्रॉपर्टी 3 की इनकम कितनी है? 73,640। 73,640 73,640 आ गया, ये आ गया। अब आप देखो, हाउस प्रॉपर्टी 1 और 2 को आप सेल्फ ऑक्यूपाइड मान रहे हो। अगर आप सेल्फ ऑक्यूपाइड मान रहे हो, अगर आप सेल्फ ऑक्यूपाइड मान रहे हो तो एनएवी यहां पर निल और यहां पर भी निल, एनएवी यहां पर निल और यहां पर भी निल। यहां पर आपको 30% ऑफ एनएवी कुछ नहीं मिलेगा और यहां पर भी आपको 30% ऑफ एनएवी कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, मिलेगा तो सिर्फ इंटरेस्ट ऑन लोन हाउस प्रॉपर्टी 2 पर, मिलेगा तो सिर्फ इंटरेस्ट ऑन लोन हाउस प्रॉपर्टी 2 पर। और अब हम सेकंड हाउस प्रॉपर्टी को सेल्फ ऑक्यूपाइड मान रहे हैं। सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के केस में हमें दो केसेस देखने होते हैं इंटरेस्ट ऑन लोन के लिए। अगर स्पेशल केस में जा रही है, यानी तीन कंडीशन सैटिस्फाइड है कि लोन लिया गया है ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 1999, दूसरा लोन लिया गया है परचेज या कंस्ट्रक्शन के लिए, और तीसरा अगर लोन कंस्ट्रक्शन के लिए लिया है तो 5 साल के अंदर अंदर कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाए, तब तो 2 लाख की लिमिट है, अदरवाइज 30,000 रुपीज की लिमिट है। ठीक है, इस वाले केस में देखो जो सेकंड हाउस प्रॉपर्टी है, जो ये सेकंड हाउस प्रॉपर्टी है,
जो ये सेकेंड हाउस प्रॉपर्टी है, इसमें जो इंटरेस्ट लिया गया है, कहां गया, जो ये सेकेंड हाउस प्रॉपर्टी है उसमें इंटरेस्ट किस चीज के लिए लिया गया है, इंटरेस्ट लिया गया है, लोन लिया गया है रिपेयर के लिए। तो रिपेयर के केस में तो 30,000 की ही डिडक्शन मिलेगा, 30,000 का रिडक्शन मिलेगा। तो हाउस प्रॉपर्टी 2 में नेट एनुअल वैल्यू तो नील आ गई, नेट एनुअल वैल्यू नील आ गई, 30% नील आ गया, और यहां पर 55 की जगह 30,000 मिलेगा। मतलब इनकम कितनी आ जाएगी, -30,000, इनकम आ जाएगी -30,000। तो हाउस प्रॉपर्टी 1 से कोई इनकम नहीं, क्योंकि कोई इंटरेस्ट ऑन लोन है ही नहीं। हाउस प्रॉपर्टी 2 में 30,000 की नेगेटिव इनकम आ जाएगी, हाउस प्रॉपर्टी 2 में 30,000 की नेगेटिव इनकम आ जाएगी। तो टोटल इनकम आपकी कितनी आई, टोटल इनकम आपकी आई 43,640, 43,640। मतलब अगर आप हाउस प्रॉपर्टी 1 और 2 को सेल्फ ऑक्यूपाइड मान के हाउस प्रॉपर्टी 3 को लेट आउट मान रहे हो, तो नेट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आएगी 43,640। ठीक है, आओ अब दूसरा केस देखते हैं। दूसरा केस क्या है कि हाउस प्रॉपर्टी 1 और 3 को सेल्फ ऑक्यूपाइड मानेंगे और 2 को डीम्ड लेट आउट मान लेंगे। अब देखो, लेट आउट मानकर तो सारी इनकम्स ऑलरेडी कैलकुलेटेड है। अभी हम 2 को अगर लेट आउट मान रहे हैं तो 2 की प्रॉपर्टी कितनी आ गई, 2 की इनकम कितनी आ गई, 176,840, 176,840, ये आ गई 176,840। ठीक है, 1 को सेल्फ ऑक्यूपाइड माना हुआ है तो 1 तो नील आएगा, क्योंकि 1 में कोई इंटरेस्ट ऑन लोन वगैरह भी नहीं है। ठीक है, हाउस प्रॉपर्टी 3 के बारे में आते हैं, बात करते हैं। ये सेल्फ ऑक्यूपाइड यहां पर आती है, हाउस प्रॉपर्टी 3 ये सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है। ठीक है, अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड इसको माना जा रहा है तो इसकी नेट एनुअल वैल्यू नील, 30% नील, और ये 1,75,000 रुपीज, ये इसका रिडक्शन मिलेगा, तभी मिलेगा अगर ये परचेज या कंस्ट्रक्शन के लिए लोन लिया है तो अब देखो, थर्ड प्रॉपर्टी के लिए जो लोन लिया है वो परचेज ऑफ प्रॉपर्टी के लिए लिया हुआ है। तो अगर परचेज ऑफ प्रॉपर्टी के लिए लोन लोगे तब तो 2 लाख रुपए तक का डिडक्शन आपको मिल जाएगा ना, ये तो सिर्फ 1,75,000 रुपीज है, तो 175 का रिडक्शन आपको यहां पर मिल जाएगा और इनकम आएगी -1,75,000, -1,75,000। ठीक है, तो ये कितना आ रहा है, 176,840 माइनस 1,75,000, दिस इज 1840, 1840। देख रहे हो मजा, ऑप्शन 1 में आपकी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आई 43,640, ऑप्शन 2 में आपकी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आई ओनली 1,840। अभी तो एकदम यही मन आएगा, अरे सर ये वाले कर लो, हाउस प्रॉपर्टी 1 और 3 को सेल्फ ऑक्यूपाइड मान लेते और 2 को लेट आउट मान लेते। ठीक है, तो टोटल इनकम कितनी आ जाएगी, ओनली 1,840। एंड आई विल से रुको जरा सबर करो। ठीक है, आई विल से रुको जरा सबर करो, हम एक बार ऑप्शन 3 भी तो देख लें। ऑप्शन 3 है हाउस प्रॉपर्टी 2 और 3 को सेल्फ ऑक्यूपाइड मानो और 1 को डीम्ड लेट आउट मान लो। ठीक है, अब लेट आउट मानकर तो तीनों प्रॉपर्टीज का हम लोगों ने अमाउंट निकाला ही हुआ है, तो 1 को अगर डीम लेट आउट मानेंगे तो 2,19,800 ये आ जाएगा। ठीक है, 2,19,800 रुपीज ये आ गया। अब हाउस प्रॉपर्टी 2 और 3 को हम लोगों ने सेल्फ ऑक्यूपाइड माना है। ठीक है, अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड मानेंगे तो ये नील, ये नील, ठीक, ये नील, ये नील, इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में बात आती है। अब देखो, अब आएगा मजा और एक और कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आएगा। हाउस प्रॉपर्टी 2 का जो इंटरेस्ट है वो तो रिपेयर के लिए लोन लिया हुआ था, उस पर इंटरेस्ट पेड है, तो इसके लिए कितना डिडक्शन मिलेगा, 30,000 रुपीज का रिडक्शन मिलेगा, 30,000 रुपीज का रिडक्शन। तो नेगेटिव इनकम आएगी कितनी, 30,000 रुपीज की, 30,000 रुपीज की आएगी। ठीक है, अच्छा, हाउस प्रॉपर्टी 3 के लिए जो लोन लिया था वो परचेज के लिए लिया था, वो देखो परचेज के लिए लिया था, तो इसको पूरा 175 का रिडक्शन मिल जाएगा। तो यहां पर नेगेटिव इनकम आएगी कितनी, 1,75,000 रुपीज की, 1,75,000 रुपीज की। तो टोटल कितना आ रहा है, अब देखो, अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना। जो सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टीज होती है ना, उसमें मैक्सिमम डिडक्शन सिर्फ 2 लाख रुपए तक का मिल सकता है। ठीक है, अब यहां पर आप 2 प्रॉपर्टीज को सेल्फ ऑक्यूपाइड मान रहे हो, हाउस प्रॉपर्टी 2 को भी सेल्फ ऑक्यूपाइड मान रहे हो, हाउस प्रॉपर्टी 3 को भी सेल्फ ऑक्यूपाइड मान रहे हो। हाउस प्रॉपर्टी 2 का जो इंटरेस्ट का आप डिडक्शन ले पा रहे हो वो 30,000 का डिडक्शन ले रहे हो, और हाउस प्रॉपर्टी 3 पर जो आप इंटरेस्ट ऑन लोन का रिडक्शन ले रहे हो वो 175 का रिडक्शन ले रहे हो। जरा टोटल करो, देखो कितना आता है, 30,000 प्लस 1,75,000, आप 2,05,000 रुपए तक का रिडक्शन ले पा रहे हो। बट दिस हैज टू बी रेस्ट्रिक्टेड
to 2 लाख रुपीस ओनली। क्योंकि सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के केस में, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के केस में आप इंटरेस्ट ऑन लोन 2 लाख से ज्यादा नहीं ले सकते। आपके पास मल्टीपल सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टीज हैं, आई अग्री। इस वाली प्रॉपर्टी के लिए 30,000 का रिडक्शन आपको मिलना था, आपने ले लिया, आई अग्री। इस वाली प्रॉपर्टी के लिए 2 लाख तक का लिमिट थी और 175 ही आप ले पाए, आई अग्री। लेकिन टोटल जितना आपने लिया वो 2,05,000 चला गया, विच एक्सीडेड 2 लाख रुपीज, तो आपको यहां पर 2 ही लाख रुपए तक का रिडक्शन मिलेगा। तो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टीज के केस में चाहे कोई भी केस हो, नॉर्मल केस हो, स्पेशल केस हो, ओवरऑल कंबाइंड लिमिट भी 2 लाख रुपए तक की है। और अब तीसरे केस में यह आपका आ जाएगा 19,800। तो ऑप्शन 1 में आपकी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कितनी आई? 43,640। ऑप्शन 2 में कितनी आई? 1,840। और ऑप्शन 3 में कितनी आ गई? 19,800 रुपीज। तो इसलिए आपको ऑप्शन 2 में जाना चाहिए, इसलिए आपको ऑप्शन 2 में जाना चाहिए। आई होप यहां तक की बात आप सब लोगों को क्लियरली समझ में आ रही है। ठीक, आओ नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर चलते हैं। अगर आप जॉइंटली ओन करते हो कोई हाउस प्रॉपर्टी, ठीक है, यू आर नॉट दी ओनली ओनर, यू आर जॉइंट ओनर ऑफ द हाउस। जैसे मेरा जो मकान है वो मैं और मेरी मम्मी हम जॉइंटली ओन करते हैं, ठीक है। ऐसे केस में आपको करना क्या होता है? इट्स वेरी सिंपल। ऐसे में आप ये मान के इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी निकालो कि को ओनरशिप है ही नहीं, एक ही ओनर है, ठीक है। ऐसे केस में आप ये मानकर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी निकालो कि ओनरशिप को ओनर है ही नहीं, एक ही ओनर है। और फिर जो फाइनली इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आए उसको दोनों की ओनरशिप शेयर के बेसिस पर डिस्ट्रीब्यूट कर दो, ठीक है। तो मान लो 2 ओनर्स हैं, एक की ओनरशिप 70% है, दूसरे की ओनरशिप 30% है, ठीक है। तो 70-30 में उसको बाइफरकेट कर दो, सिंपल। 70-30 में आप उसको बाइफिकेट कर सकते हो। अब यहां पर क्या चीज आती है? इंटरेस्ट ऑन लोन में एक यहां पर थोड़ा सा इशू आएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग इशू है, ठीक है। अगर लेट आउट प्रॉपर्टी या डीम लेट आउट प्रॉपर्टी है तब तो कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है तो लिमिट है ना 30,000 या तो 2 लाख रुपीस। पर यहां पर लिमिट आपको पर को ओनर मिल जाती है। मतलब अगर 2 ओनर्स हैं तो दोनों को 30-30 की लिमिट मिलेगी, यानी टोटल लिमिट 60,000 की हो जाएगी। और अगर 2 ओनर्स है तो दोनों को 2 लाख की मिलेगी लिमिट, लेकिन मतलब टोटल लिमिट आपकी 4 लाख रुपए की हो जाएगी, ठीक है। तो यहां पर लिमिट जो है वो 30,000 या 2 लाख रुपीस की तो है, पर ये पर को ओनर मिल जाती है, ठीक। आओ लेट्स लुक एट क्वेश्चन नंबर 6 नाउ। Mr. Raman is a co-owner of house property along with his brother holding equal share in the property. तो equal share है, ठीक। Municipal value of the property is 160, fair rent is 150, standard rent is 170, rent received 15,000 rupees per month. The loan for construction of the property is jointly taken and interest charged by the bank is 25,000 rupees, out of which 21,000 rupees has been paid. Interest on unpaid interest is 450. तो ये तो penal interest आ गया, ठीक है। क्या पीनल इंटरेस्ट का रिडक्शन आपको मिलता है? नहीं। आज ही की क्लास में स्टार्टिंग में देखा, टू रीपे दिस लोन रमन एंड हिज ब्रदर हैव टेकन फ्रेश लोन एंड इंटरेस्ट चार्ज ऑन दिस लोन इज 5,000 रुपीज। क्या इसका रिडक्शन आपको मिल जाएगा? हाँ, ठीक है। अच्छा, 25,000 रुपीज में से पे सिर्फ 21,000 रुपीज किया गया है, तो क्या पूरा 25 का रिडक्शन मिल जाएगा? हाँ, ठीक है। पूरे के पूरे 25,000 रुपीज का रिडक्शन मिल जाएगा, क्योंकि इंटरेस्ट और लोन का रिडक्शन आपको ड्यू बेसिस पर मिलता है, पेड बेसिस पर नहीं। और साथ ही साथ ये जो 5,000 है जो आपने फ्रेश लोन लेकर फ्रेश लोन लिया है, इस पर भी इंटरेस्ट का रिडक्शन आपको मिल जाएगा, यानी टोटल इंटरेस्ट का रिडक्शन 25 + 5 यानी 30,000 रुपीज का रिडक्शन मिल जाएगा। म्यूनिसिपल टैक्सेस ऑफ 5,100 रुपीज हैव बीन पेड बाय द टेनेंट। क्या इसका रिडक्शन मिलेगा? नहीं। म्यूनिसिपल टैक्सेस अगर ओनर पे करेगा तभी तो डिडक्शन लेगा ना। यहां पर म्यूनिसिपल टैक्सेस तो टेनेंट ने पे किए हैं, तो यहां पर इसका भी डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा। आप देख रहे हो, मैं जानबूझ के ऐसे ऐसे क्वेश्चंस लेकर आया हूं जिससे शुरुआत से लेकर अभी तक, अभी हम लोगों को कितना टाइम हो चुका है? 1 hour 23 minutes हो चुके हैं हम लोगों को लगातार, ठीक है। आई हैवंट टेकन एनी ब्रेक एट ऑल, राइट। मैं लगातार शूट कर रहा हूं इसको, लेकिन आप देखो सारी चीजें कंसोलिडेट होती जा रही हैं जैसे जैसे हम लोग आगे प्रोग्रेस कर रहे हैं। एंड आई हैव डेलिबरेटली चोजन दीज क्वेश्चंस जिसमें सारे छोटे 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 पॉइंट्स आते जाएं, राइट। म्यूनिसिपल टैक्सेस अगर टेनेंट पे करेगा तो अलाउड नहीं है। म्यूनिसिपल टैक्सेस म्यूनिसिपल वैल्यूएशन पर कैलकुलेट किए जाएंगे। इंटरेस्ट ऑन लोन ड्यू बेसिस पर अलाउड है, पेनल इंटरेस्ट अलाउड नहीं है, और अगर फ्रेश लोन का इंटरेस्ट अलाउड है। ये सारी चीजें हम लोग यहां पर कवर करते हुए आ रहे हैं इस एक पर्टिकुलर क्वेश्चन में, ठीक है। तो इट्स अ ग्रेट क्वेश्चन। आओ आगे देखते हैं।
कंप्यूट द इनकम फ्रॉम दिस प्रॉपर्टी चार्जेबल इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर रमन फॉर असेसमेंट ईयर 23-24। ठीक, आओ लेट्स सी। तो अभी क्या करेंगे हम लोग ये मानकर चलेंगे कि एक ही ओनर है और एक ही ओनर के हिसाब से हम लोग इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी निकालेंगे, उसके बाद उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 50-50 में। क्यों 50-50 में? क्योंकि मिस्टर रमन इज अ को-ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी अलोंग विद हिज ब्रदर होल्डिंग इक्वल शेयर इन द प्रॉपर्टी, तो 50-50। ठीक है, तो पहले तो हम नॉर्मल तरीके से इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कैलकुलेट करते हैं। तो देखो, सबसे पहले म्यूनिसिपल वैल्यू 1,60,000 रुपीज, 1,60,000 रुपीज। उसके बाद फेयर रेंट 1,50,000 रुपीज, whichever is higher 1,60,000 रुपीज। फिर स्टैंडर्ड रेंट 170, स्टैंडर्ड रेंट आता है 170, whichever is lower 160। फिर एक्चुअल रेंट 15,000 रुपीज पर मंथ, तो 15,000 इंटू 12 कितना आता है? ये आ गया 1,80,000 रुपीज, 1,80,000। ग्रॉस एनुअल वैल्यू इज whichever is higher 180। म्यूनिसिपल टैक्सेस टेनेंट ने पे किए हैं, म्यूनिसिपल टैक्सेस टेनेंट ने पे किए हैं, तो इसका कोई भी रिडक्शन आपको नहीं मिलेगा। तो नेट एनुअल वैल्यू आ गई 1,80,000 रुपीज। ठीक है, अब 1,80,000 का 30% देख लो कितना आया, 54,000 रुपीज। तो 30% कितना आया, 54,000 रुपीज। ठीक है, और टोटल इंटरेस्ट कितना पे किया गया है, 25,000 ये वाला। ठीक है, इवन दो 21,000 ही पे किया गया है, लेकिन इंटरेस्ट ऑन लोन ड्यू बेसिस पर अलाउड होता है 25,000, ये इसका रिडक्शन मिल जाएगा। 450 का कोई रिडक्शन नहीं मिलेगा बिकॉज दिस इज पीनल इंटरेस्ट, और ये 5,000 जो एक्स्ट्रा लोन के ऊपर इंटरेस्ट है इसका भी रिडक्शन मिल जाएगा, यानी 30,000 रुपीज का आपको डिडक्शन मिल जाएगा। यहां पर इंटू 2 नहीं होगा ये, क्योंकि ये टोटल इंटरेस्ट ही आपका 30,000 है ना। ठीक है, टोटल इंटरेस्ट ही आपका 30,000 है, तो जितना इंटरेस्ट है उससे ज्यादा का खर्चा थोड़ी क्लेम कर लोगे आप। जो पर ओनर है वो तो तब आपको फायदा देगा कि अगर मान लो ये सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी होती और आप इंटरेस्ट ज्यादा खर्चा कर रहे होते लेकिन लिमिट लग जाती, तो वहां पर आपका फायदा हो जाता कि अब लिमिट लगी है, लेकिन क्योंकि को ओनर्स मल्टीपल है तो आपको मल्टीप्लाई उसको आप कर सकते हो। यहां पर तो आपका टोटल इंटरेस्ट का खर्चा ही 30,000 है, तो उसको जबरदस्ती इंटू टू मत कर देना। ठीक है, तो कितना है, 30,000 रुपीज का आपको ये मिल जाएगा डिडक्शन। और आप इसको देख सकते हो, ये आएगा 1,80,000 माइनस 54,000 माइनस 30,000, दिस इज 96,000। पूरे हाउस प्रॉपर्टी की वैल्यू 96,000 आई। दो को ओनर्स है तो डिवाइडेड बाय 2 कर दो, 48,000। तो शेयर ऑफ को ओनर 1 इज 48,000 एंड शेयर ऑफ को ओनर 2 इज 48,000। सिंपल, दोनों को ओनर्स को 48,000 का शेयर मिल गया है। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 7। ये काफी पहले, आई थिंक नवंबर 2003 में या नवंबर 2001 में एग्जाम में आया था। काफी इंपॉर्टेंट, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बड़ा मजा आएगा, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स इससे क्लियर हो जाएंगे। ध्यान दो इसको। ए एंड बी कंस्ट्रक्ट देयर हाउसेज ऑन अ पीस ऑफ लैंड परचेज्ड बाय देम एट न्यू दिल्ली। तो नई दिल्ली में इन्होंने जमीन खरीदी और अपने अपने मकान बनाए। The built-up area of each house was 1,000 square feet ground floor and an equal area on the first floor. ठीक है, तो A ने 1,000 स्क्वायर फीट का मकान बनाया, उसके ऊपर एक फर्स्ट फ्लोर भी बना दी, तो A का टोटल एरिया कितना हो गया, 2,000 स्क्वायर फीट। B ने भी ग्राउंड फ्लोर पे एक 1,000 स्क्वायर फीट का बनाया, उसके ऊपर 1,000 स्क्वायर फीट की एक और फर्स्ट फ्लोर बना दी, तो B का भी 2,000 स्क्वायर फीट का हो गया। तो अब दो मकान खड़े हुए हैं, ए का 1,000 स्क्वायर फीट और उसके ऊपर फिर से 1,000 स्क्वायर फीट, और बी का भी 1,000 स्क्वायर फीट और उसके ऊपर फिर से 1,000 स्क्वायर फीट। A starts construction on 1st April 2021 and completes on 1st April 2022. अगर 1st April 2022 को कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ है तो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड कौन सा होगा, 22-23 से पहले वाला। 1st April 2022 को कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ, मतलब फाइनेंशियल ईयर 22-23 में कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ, तो इससे पहले वाला एरिया विल बी, इससे पहले वाला पीरियड विल बी प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड, यानी फाइनेंशियल ईयर 21-22 विल बी प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड। B starts the construction on 1st April 2021 and completes the construction on 30th June 2022. अब देखो ध्यान दो, B ने 30th June 2022 को कंस्ट्रक्शन कंप्लीट किया, मतलब B ने भी फाइनेंशियल ईयर 22-23 में कंस्ट्रक्शन कंप्लीट किया, तो B के लिए भी प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड क्या आएगा, 21-22 ही प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड आएगा। लेकिन मेरे को एक बात बताओ, क्या 22-23 के पहले 3 महीने यानी अप्रैल मई जून बी अपने मकान को किराए पर दे सकता था? नहीं। तो अब अगर बी का कंस्ट्रक्शन, बी का जो मकान है वो किराए पर देने लायक सिर्फ 9 महीने के लिए है, क्योंकि अप्रैल मई जून तो कंस्ट्रक्शन ही चल रहा था,
30 जून 2022 को कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ, तो अब बचे हुए 9 महीने में ही तो बी अपना मकान किराए पर देने लायक बना पाया। ठीक है, तो जो भी म्यूनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट वगैरह है, वो सारी 9/12 से मल्टीप्लाई होगी। ठीक है, क्योंकि मकान पूरे साल किराए पर देने लायक था ही नहीं, मकान पूरे साल किराए पर देने लायक था ही नहीं, तो 9/12 से मल्टीप्लाई करते हुए चलेंगे। आओ आगे देखो, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसको तो आप लोग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मार्क कर ही लो। ठीक, B occupied the ground floor, अच्छा ये रहा, A occupied the entire house on 1st April 2022। लो, A का तो पंगा ही खत्म हो गया, A ने पूरा फर्स्ट फ्लोर ग्राउंड फ्लोर खुद ही ऑक्युपाई कर लिया। ठीक है, खुद ही ऑक्युपाई कर लिया, तो A के लिए तो पूरी की पूरी प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्युपाइड हो गई। ठीक, अब इधर देखो, अरे B occupied the ground floor on 1st July 2022 and let out the first floor for a rent of 15,000 rupees per month। तो बी ने ग्राउंड फ्लोर को सेल्फ ऑक्यूपाई किया, फर्स्ट फ्लोर को लेट आउट कर दिया, तो ये पार्टली लेट आउट एरिया वाइज हुआ है, पार्टली लेट आउट एरिया वाइज हुआ है। ठीक है, एरिया वाइज क्यों? क्योंकि 50% ऑफ द एरिया खुद ऑक्यूपाई किया, 50% ऑफ द एरिया लेट आउट कर दिया। अब देखो, हाउएवर the tenant vacated the house on 31st December 2022। oh my god, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 6 महीने रहा टेनेंट और उसके बाद उसने प्रॉपर्टी को वेकेट कर दिया। अब दो केसेस हो सकते हैं, या तो फर्स्ट फ्लोर 3 महीने के लिए वेकेटेड रहे तो वेकेंसी वाला कॉन्सेप्ट आएगा, या तो बी फर्स्ट फ्लोर को भी ऑक्यूपाई कर ले तो पार्टली लेट आउट टाइम वाइज हो जाएगा। और इस केस में हम मानेंगे कि फर्स्ट फ्लोर भी पूरे साल के लिए लेट आउट थी, फर्स्ट फ्लोर पूरे साल के लिए लेट आउट थी, क्योंकि पार्टली लेट आउट टाइम वाइज में तो यही होता है, माना जाता है कि पूरे साल के लिए प्रॉपर्टी जो है वो आपकी लेट आउट थी। And B occupied the entire house during the period 1st January 2023 to 31st March 2023। तो फर्स्ट फ्लोर वाला किराएदार छोड़कर गया और बी ने फर्स्ट फ्लोर को भी ऑक्यूपाई कर लिया, मतलब अब फर्स्ट फ्लोर के केस में पूरे साल के लिए उसको डीम्ड लेट आउट माना जाएगा। क्यों? क्योंकि पार्टली लेट आउट टाइम वाइज में चला गया। ठीक है, और पार्टली लेट आउट टाइम वाइज में हम लोगों ने देखा कि पूरे साल के लिए, इवन इफ इट इज लेट आउट फॉर 1 डे, हम पूरे साल के लिए उसको लेट आउट मानते हैं। यहां पर पूरे साल का मतलब 9 मंथ्स ही होगा, क्योंकि 9 मंथ्स से पहले मतलब 30 जून 2022 तक तो कंस्ट्रक्शन ही चल रहा था, तो 1 जुलाई 2022 से पहले मकान किराए पर देने लायक था ही नहीं, तो हम यहां पर यही मानेंगे कि ये 9 मंथ्स के लिए लेट आउट था। ठीक, आओ देखो, फॉलोइंग आर द अदर इंफॉर्मेशन, लेट्स सी। फेयर रेंटल वैल्यू ऑफ ईच यूनिट 1 लाख रुपीज पर ईयर, म्यूनिसिपल वैल्यू 72,000 per year, municipal taxes paid by A, municipal taxes paid by B, repair and maintenance charges paid by A, repair and maintenance charges paid by B, इसका कुछ करना नहीं है। ठीक है, A has availed a housing loan of 20 lakh rupees at 12% on 1st April 21, B has availed a housing loan of 12 lakh rupees at 10% per annum on 1st July 2021, no repayment was made by either of them till 31st March 23, compute income from house property for Mr. A and Mr. B for the previous year 22-23। काफी इंटरेस्टिंग, बहुत ही मजेदार सवाल, ये कोई को ओनरशिप वाला क्वेश्चन नहीं है, लेकिन इतना अच्छा क्वेश्चन है ना कि मैं इसको रेजिस्ट ही नहीं कर पाया कि ये वाला क्वेश्चन मैं ना दूं फास्ट ट्रैक में। ठीक है, बहुत मजा आएगा। तो देखो, सबसे पहले ए के बारे में बात करते हैं। ए का रोल तो एकदम सिंपल है। ए का रोल सिंपल क्यों है? क्योंकि ए ने प्रॉपर्टी को क्या किया, सेल्फ ऑक्यूपाई कर लिया है, तो ए के लिए नेट एनुअल वैल्यू तो निल हो जाएगी। ठीक है, ए के लिए नेट एनुअल वैल्यू निल, 30% ऑफ एनएवी भी इसका निल आ जाएगा। अब इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन लोन में देखो, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड क्या हुआ, 21 को, 1 अप्रैल 2021 को लोन लिया है इसने, 20 लाख रुपीस का लोन लिया है इसने 1 अप्रैल 2021 को, तो 21-22 में कितना इंटरेस्ट पे किया जाएगा, 20 लाख रुपीस पर 12% के रेट से 21-22 में 2,40,000 का, 21-22 में 2,40,000 रुपीस का इंटरेस्ट पे किया जाएगा, जिसको 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे और हर साल 48,000 का रिडक्शन मिलेगा, मतलब 22-23 23-24 एंड सो ऑन, हर साल 48,000 रुपीज का इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलेगा। ठीक है, और 22-23 में भी तो 2,40,000 का इंटरेस्ट पे किया गया होगा, क्योंकि कोई रीपेमेंट तो हुआ नहीं है, तो 22-23 में भी 2,40,000 रुपीज का इंटरेस्ट पे किया गया होगा। तो टोटल कितना इंटरेस्ट आ जाएगा, 48,000 प्लस 2,40,000, 48,000 प्लस 2,40,000, 288 का इंटरेस्ट,
बट दिस हैज टू बी रेस्ट्रिक्टेड टू 2 लाख रुपीज। ठीक है, मकान परचेज या कंस्ट्रक्ट करने के लिए लोन लिया है तो 2 लाख रुपए तक की लिमिट मिलेगी और सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है तो यहां पर आ जाएगा 2 लाख रुपीज। तो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी का यहां पर इनकम आ गई 2 लाख रुपीज। ठीक है, इसको लिखा है कायदे से, आओ देखते हैं। तो नोट नंबर 1 में मैंने दिया हुआ है इंटरेस्ट फॉर 21-22 तो 12% ऑफ 20 लाख रुपीज, तो ये आया 2,40,000 रुपीज। तो इसको आप 5 पार्ट्स में डिवाइड करोगे यानी 48,000 रुपीज विल बी अलाउड एवरी ईयर। अब इंटरेस्ट फॉर 22-23 ऑल्सो 2,40,000 रुपीज और प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का 48 आ जाएगा यानी 2,88,000 रुपीज का इंटरेस्ट आ जाएगा एंड दिस विल बी रेस्ट्रिक्टेड टू 2 लाख रुपीज। ठीक है, तो ये पूरा मैंने आप लोगों को लिखकर दिया हुआ है। ए वाला काम खत्म हो गया। आओ भाई साहब बी के बारे में बात करते हैं। सबसे इंटरेस्टिंग चीज तो बी है। ठीक है, बी का मकान फर्स्ट फ्लोर सेल्फ ऑक्यूपाइड यानी 50% सेल्फ ऑक्यूपाइड, सॉरी ग्राउंड फ्लोर सेल्फ ऑक्यूपाइड 50% सेल्फ ऑक्यूपाइड और फर्स्ट फ्लोर लेट आउट। ठीक है, अब ग्राउंड फ्लोर जो सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो नेट एनुअल वैल्यू उसके लिए तो नील होगी, नेट एनुअल वैल्यू उसके लिए नील होगी। डिडक्शंस अंडर सेक्शन 24 में जो ये है 30% ऑफ एनएवी ये तो नील हो जाएगा। इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में हम लोग बात करेंगे, तो इंटरेस्ट ऑन लोन अभी हम लोग देखेंगे। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन लोन को ऐसे करेंगे, पूरी वैल्यू के लिए कैलकुलेट करेंगे, फिर डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे, और उसमें सेल्फ ऑक्यूपाइड के लिए अलग रेस्ट्रिक्शन और लेट आउट के लिए अलग। ठीक है, लेट आउट के बारे में बात करो तो म्यूनिसिपल वैल्यू कितनी थी 72,000 रुपीज पर ईयर, लेकिन हम सिर्फ 9 मंथ्स की लेंगे क्योंकि बी ने ऑक्यूपाई किया 1 जुलाई को, क्योंकि बी का मकान कंस्ट्रक्शन कंप्लीट ही 30 जून को हो पाया, तो बी का मकान रहने लायक सिर्फ 9 महीने के लिए था, तो किराए पर देने लायक भी सिर्फ 9 महीने के लिए था। तो म्यूनिसिपल वैल्यू 9/12 ऑफ 72,000 हम लोग लेकर चलेंगे। ठीक है, 9/12 ऑफ 72,000 कितना आया 54,000 ये आपकी वैल्यू आई। ठीक है, उसके बाद हमें चाहिए फेयर रेंट, है ना। फेयर रेंट कितना है 1 लाख रुपीज, तो 1 लाख का भी इंटू 9/12 कितना 75,000 विच एवर इज हायर 75,000। स्टैंडर्ड रेंट देखें, स्टैंडर्ड रेंट के बारे में क्वेश्चन में कहीं पर कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई है, तो कोई बात नहीं, स्टैंडर्ड रेंट को ये मान लेते हैं विच एवर इज लोअर 75। अब यहां पर ये मत कर देना कि लोअर तो 0 हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये कॉमन सेंस है ना, स्टैंडर्ड रेंट यहां पर दिया नहीं है इसलिए उसको नील मान रहे हैं। ठीक है, हो गया। अब एक्चुअल रेंट इसको रिसीव्ड या रिसीवेबल कितना मिला, तो इसने किस वैल्यू पर दिया था 15,000 रुपीज पर मंथ पर दिया था और 6 महीने के लिए मकान किराए पर था। 15,000 इंटू 6 90,000, तो एक्चुअल रेंट आया आपका 90,000। ग्रॉस एनुअल वैल्यू 90,000। म्यूनिसिपल टैक्सेस पे करने होंगे, म्यूनिसिपल टैक्सेस पेड बाय बी, हम लोग यहां पर देखते हैं 8,000 रुपीज, ये आ गया आपका 8,000 रुपीज, तो ये कितना आ गया 82,000। ठीक है, 82,000, सॉरी 8,000 तो पूरे मकान का होगा ना, हम तो लेट आउट पोर्शन के लिए करेंगे तो 50% होगा, तो 8,000 डिवाइडेड बाई 2 ये आएगा 4,000। ठीक है, तो ये आ जाएगा 86,000। ठीक है, ये आ गया आपका 86,000। दिस इज योर नेट एनुअल वैल्यू 86,000, इसका 30% 25,800। ठीक है, अब आ जाओ इसका इंटरेस्ट ऑन लोन एक बार कैलकुलेट करते हैं। तो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट क्या हो जाएगा 21-22, इसने लोन लिया 12 लाख रुपीस का ऑन 1 जुलाई 21, तो 21-22 में 9 मंथ्स का इंटरेस्ट लगेगा एट 10% पर एनम। ठीक है, 21-22 में 10% ऑफ 12 लाख रुपीज एट 9 मंथ्स फॉर 9 मंथ्स, तो ये आया 12 लाख रुपीस का 10% 9 मंथ्स के लिए, ये हो गया 9,000 रुपीज, ये हो गया आपका 9,000 रुपीज। मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि ये गलत आ रहा है, 12 लाख इंटू 10% इंटू 9/12, हाँ 90,000, वही तो, यह आया आपका 90,000 रुपीज। अब इस 90,000 को हम 5 से डिवाइड करेंगे और हर साल कितना अलाउड हो जाएगा, हर साल 18,000 अलाउड हो जाएगा। 22-23 में कितना इंटरेस्ट लगेगा 12 लाख का 10%, 12 लाख का 10%, यह आ गया 1,20,000 रुपीज।
और इसका कितना 90,000, सॉरी 90,000 डिवाइडेड बाई 5 यानी 18,000, 18,000। तो ये कितना आ जाएगा आपका 120 प्लस 18, 1,38,000 रुपीज। ठीक है, अब इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। सेल्फ ऑक्यूपाइड के लिए कितना 69,000, सेल्फ ऑक्यूपाइड के लिए 69,000 और लेट आउट के लिए 69,000। क्या सेल्फ ऑक्यूपाइड में 69 अलाउड है? हाँ, क्योंकि ये वाला लोन तो परचेज या कंस्ट्रक्शन के लिए लिया था ना, तो परचेज या कंस्ट्रक्शन के लिए लिया था तो उसमें तो 2 लाख तक की लिमिट अलाउड है, यहां पर तो 69 नहीं है, तो सेल्फ ऑक्यूपाइड में भी 69 का अलाउड हो जाएगा। सेल्फ ऑक्यूपाइड वाले पोर्शन में भी 69,000 का अलाउड हो जाएगा और लेट आउट वाले पोर्शन में भी 69,000 का अलाउड हो जाएगा। यहां इनकम आ जाएगी 69,000 नेगेटिव और यहां पर जो इनकम आएगी वो क्या आएगी, वो एक बार देख लेते हैं। 86,000 माइनस 25,800 माइनस 69,000 कितना आया, माइनस 8,800, माइनस 8,800। तो टोटल इनकम कितनी आई 69,000 नेगेटिव प्लस 8,800 नेगेटिव, 77,800 नेगेटिव, 77,800 नेगेटिव। ये आपका आंसर यहां पर आ गया है। आई एम श्योर सबको समझ में आ गया। अंडरस्टैंड फॉरएवर, अंडरस्टैंड फॉरएवर। ठीक है सर, तो दिस इज हाउ यू डू एंड मार्क दिस क्वेश्चन एज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई एम श्योर इसमें अब आपको कोई डाउट नहीं बचा होगा। अगर आपको इसमें डाउट है तो प्लीज इस वाले क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन को बार बार देखो, तो आपको सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, और नहीं तो खुद से पढ़ो इसको, तो और आपके डाउट्स क्लियर होंगे। राइट, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारे पास आता है। अब दो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स बचे। एक है एरियर्स ऑफ रेंट। एरियर्स ऑफ रेंट का मतलब क्या होता है कि पहले कभी अनरियलाइज्ड रेंट हो गया था, ठीक है, अब वो पैसा मिल रहा है। तो अब अगर वो पैसा मिल रहा है तो फिर चाहे मैं उस प्रॉपर्टी का ओनर हूं चाहे मैं उस प्रॉपर्टी का ओनर नहीं हूं, मेरे को पैसा तो मिल गया। अगर मेरे को पैसा मिल गया तो फिर वो उसको उस पर मुझे टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, अगर मुझे पैसा मिल गया तो मुझे उस पर टैक्स देना पड़ेगा। बारिश बहुत तेज हो रही है, लाइट के इश्यूज चल रहे हैं, तो इसलिए ये वाली चीज बीच बीच में हो रही है, लेकिन आपकी वीडियो लगातार चल रही है। ठीक है, तो चलो एरियर्स ऑफ रेंट में क्या हो गया, जिस बात का डर था वही हुआ। चलो कोई बात नहीं, इसको हम लोग ले आते हैं वापस, क्योंकि नेट को आने में थोड़ा सा वक्त लगेगा। तो मैं काम करता हूं, रिकॉर्डिंग पॉज करता हूं, जैसे ही नेट आएगा तो उसके बाद फिर मैं इसको रिज्यूम करता हूं। यस सर, आई थिंक रिकॉर्डिंग चल रही है अब। हाँ, यस, ऑलराइट। सो हाँ, हम लोग बात कर रहे थे एरियाज ऑफ रेंट के बारे में। तो एरियाज ऑफ रेंट में ये होता है कि पहले कभी कोई रेंट डिस्प्यूटेड था, अब वो रेंट मेरे को वापस मिल गया है। तो अब अगर वो रेंट मुझे मिल गया है तो पहले मैं उसको अनरियलाइज रेंट की तरह से माइनस कर चुका हूंगा। तो अब इस साल अगर वो रेंट मुझे मिला है तो उस पर मेरे को टैक्स पे करना होगा। इस पर स्टैंडर्ड डिडक्शन मेरे को 30% का मिल जाएगा और बाकी सारा का सारा टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, मैं ये नहीं कह सकता कि इस रेंट की रिकवरी के लिए मैंने ये लीगल एक्सपेंसेस इनकर किए वगैरह वगैरह, वो सब कुछ नहीं। बस 30% का आपका रिडक्शन मिलेगा और बाकी आपका वो टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, अरे यार क्या कर रहे हो लाइट। ठीक है, एटलीस्ट आप लोगों के लिए एक फ्लो में ये लेक्चर चलेगा, क्योंकि आप लोगों के लिए प्रीमियर हो रहा होगा। ठीक है, अगर ये वाला लेक्चर हम लोग लाइव ले रहे होते तो फिर आप लोगों को दिक्कत आती। दैट इज वाई आई ऑलवेज प्रेफर प्रीमियर लेक्चर्स, क्योंकि प्रीमियर लेक्चर्स में कभी भी कोई ब्रेक नहीं आएगा, एकदम चलता रहेगा। ठीक, दुनिया में प्रलय आ रही होगी लेकिन गूगल का नेटवर्क आपको यूट्यूब पर देता रहेगा। राइट, क्वेश्चन नंबर 8 देखो। Mr. Anand sold his residential house property in March 2022. In June 2022, he recovered rent of 10,000 rupees from Mr. Gaurav, to whom he had let out his house 2 years from April 16 to March 18. तो मार्च 2022 में उन्होंने उस प्रॉपर्टी को बेच दिया और जून में यानी 2 महीने बाद, सॉरी मार्च अप्रैल मई जून, हाँ 3 महीने बाद इसको 10,000 रुपए मिले गौरव से। गौरव को इसने कई साल पहले मकान किराए पर दिया हुआ था और ये 10,000 रुपए डिस्प्यूटेड चल रहा था। He could not realize 2 months rent of 20,000 rupees from him, and to that extent his actual rent was reduced while computing the income from house property for assessment year 18-19। ठीक है, तो मतलब उस समय 20,000 रुपए ये नहीं रिकवर कर पा रहा था और 20,000 रुपए अनरियलाइज्ड रेंट का रिडक्शन इसको उस समय मिल गया था। तो इस समय इसको अगर इस साल 10,000 रुपए मिल गए हैं, इवन दो ही इज नॉट द ओनर ऑफ दिस हाउस प्रॉपर्टी एनी मोर, बट स्टिल इसको 10,000 रुपीज को इनकम में इंक्लूड करना पड़ेगा। ठीक है, 30% का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगा। फर्दर ही हैड लेट आउट हिज प्रॉपर्टी फ्रॉम अप्रैल 18 टू फरवरी 22 टू मिस्टर सतीश। इसी प्रॉपर्टी को इसने अप्रैल 18 से फरवरी 22 तक सतीश को लेट आउट किया था। In April 20, he had increased the rent from 12,000 to 15,000 rupees per month, and the same was a subject matter of dispute. ठीक है, तो ओके, अप्रैल 2020 में
क्या गलत बात है ना वैसे यार, 2020 में कोविड चल रहा है, आप रेंट बढ़ा दोगे, यहाँ पे लोगों के पास खाने का नहीं है, आप उसे रेंट बढ़ा रहे हो, तो गलत बात तो है ना। तो रेंट इसने अप्रैल 2020 में 12,000 से 15,000 कर दिया, ठीक है। और अब ये ऑब्वियसली डिस्प्यूटेड मैटर था, लेकिन सितंबर 2020 में मैटर फाइनली सेटल हो गया और मिस्टर आनंद रिसीव्ड 69,000 एज एरियर्स ऑफ रेंट for period April 2020 to February 2022. Would the recovery of unrealized rent in areas of rent be taxable in the hands of Mr. Anand? If so, in which year? तो yes, जिस साल मिला उस साल taxable हो जाएगा। 10,000 ये मिला, 69,000 ये मिला, तो 79,000 रुपीज मिले, ठीक है। और 79,000 रुपीज में से हम माइनस करेंगे कितना, 30% माइनस कर देंगे और बैलेंस जो है वो आपका टैक्सेबल हो जाएगा। बैलेंस जो है वो आपका टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है। तो अनरियलाइज्ड रेंट 10,000 था और ये एरियाज ऑफ रेंट 69,000 था, 79,000 ये हो गया। अब इस पर 30% का डिडक्शन, 23,700, 79,000 माइनस 23,700 कितना आया, 55,300। 55,300 ये आपकी टैक्सेबल इनकम हो जाएगी, ठीक है। 55,300। आओ नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर चलते हैं हम लोग, बस खत्म होने वाला है ये वाला चैप्टर, ठीक है। कॉन्सेप्ट ऑफ कॉम्पोजिट रेंट। कॉम्पोजिट रेंट का मतलब एक ऐसा रेंट अग्रीमेंट जहां पर प्रॉपर्टी के साथ साथ बाकी सारे एसेट्स भी इंक्लूडेड हैं, जैसे बिजली, जैसे ये सॉरी फ्रिज, कुर्सी, फर्नीचर वगैरह, ठीक है। अगर अग्रीमेंट सेपरेबल है, अगर अग्रीमेंट सेपरेबल है तो हाउस प्रॉपर्टी का रेंट जो है वो चार्जेबल होगा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अंदर, वो चार्जेबल होगा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अंदर, और बाकी एसेट्स का जो रेंट है वो टैक्सेबल होगा अंडर पीजीबीपी या आईएफओएस। और अगर अग्रीमेंट सेपरेबल नहीं है तो पूरा का पूरा रेंट या तो पीजीबीपी या तो आईएफओएस के अंदर चार्जेबल हो जाएगा, ठीक है। अगर प्रॉपर्टी का लेट आउट बिना एसेट्स के पॉसिबल ही नहीं है तो भी टोटल रेंट जो है वो टैक्सेबल हो जाएगा अंडर द हेड पीजीबीपी या आईएफओएस, चाहे अग्रीमेंट सेपरेबल हो चाहे ना हो, ठीक है। ये वाली बात आ जाती है। उसके बाद अगर आपकी प्रॉपर्टी आपने स्टॉक इन ट्रेड की तरह से रखी हुई है, मतलब आप एक बिल्डर हो, ठीक है। अब आप एक बिल्डर हो, आपने मकान बना लिए, अब ये मकान आपके, मतलब आप इस मकान को स्टॉक इन ट्रेड की तरह से आपने रखा हुआ है कि बेचेंगे बेचेंगे बेचेंगे, बेच रहे नहीं हो, बेच रहे नहीं हो, ठीक है। अगर मान लो आपने स्टॉक इन ट्रेड में रखा हुआ है और आपने बेच दिया, अगर ये मकान आपने बेच दिया तो इससे जो भी पैसा आएगा वो तो पीजीबीपी में चला जाएगा। आप बिल्डर हो, आपका काम ही है मकान बनाकर बेचना। लेकिन अगर आपने मकान बनाकर उसको किराए पर दिया तो जो भी पैसा आएगा वो आपका चार्जेबल हो जाएगा, किराए वाला पैसा, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अंदर, ठीक है। अमेंडमेंट क्या था कि कई बार क्या होता था, बिल्डर्स हाउस प्रॉपर्टी बना लेते थे, ना तो किराए पर देते थे ना तो बेचते थे। तो सरकार ने कहा कि देखो जिस साल कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होगा उसके 2 साल तक तो हम इसको मान लेंगे कि नील है, नील है, लेकिन दूसरे साल के बाद वाले सालों से हम इसको डीम्ड लेट आउट मानकर चार्जेबल करना शुरू कर देंगे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में, ठीक है। तो वेदर हाउस प्रॉपर्टी इज हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड एंड नॉट लेट आउट ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, not let out during the previous year, NAV shall be treated as nil for the period of 2 years from the end of the financial year in which the construction is completed, ठीक है। NAV nil मानी जाएगी 2 साल तक, 2 साल के बाद उसको डीम लेट आउट मान लिया जाएगा। देखो, DLF builder completed construction of one house property on 16th July 2022. In this case, if such house property is not let out, then NAV of this house property shall be treated as nil till 31st March कितना, 16th जुलाई 2022 को कंप्लीट हुआ, मतलब फाइनेंशियल ईयर 22-23 में कंप्लीट हुआ। अब 31 मार्च 2023 से 2 साल हम काउंट करेंगे, यानी 31 मार्च 2024 और 31 मार्च 2025। तो 31 मार्च 2025 तक इसकी एनएवी को नील मानेंगे। प्रीवियस ईयर 25-26 से इसको डीम्ड लेट आउट प्रॉपर्टी, डीएलओपी मतलब डीम्ड लेट आउट प्रॉपर्टी मान लिया जाएगा और इसकी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हेड के अंदर टैक्सेबल कर ली जाएगी, ठीक है। लास्ट कॉन्सेप्ट आता है डीम्ड ओनरशिप का। डीम्ड ओनरशिप में क्या होता है कि कई बार लोग अपनी इनकम को डाइवर्ट कर देते हैं अपने स्पाउस को या अपनी माइनर चाइल्ड को या अलग अलग तरीके से, तो फिर इसमें बोला जाता है कि नहीं भैया ओनर तुम ही माने जाओगे, राइट। पहला, if an individual transfers house property to his or her spouse without consideration or for inadequate consideration, then such individual is treated as deemed owner of such house property. अगर एक बंदा है उसने अपनी बीवी को हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी, उससे कुछ पैसा नहीं लिया, अरे प्यार मोहब्बत इश्क,
ठीक है। तो प्यार में अगर उसने ट्रांसफर कर दिया और उससे कुछ पैसा नहीं लिया, उससे कोई मकान ट्रांसफर करने का कंसिडरेशन नहीं लिया, तो फिर वही जो मेन बंदा है, जो हस्बैंड है, उसी को डीम्ड ओनर माना जाएगा। एंड ऑफ कोर्स वाइस वर्सा, सपोज कोई एक लेडी है, उसने अपना हाउस अपने हस्बैंड को ट्रांसफर कर दिया आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन, उससे कुछ पैसा नहीं लिया, तब भी ओनर कौन मानी जाएगी? वही लेडी मानी जाएगी। इसका इंप्लीकेशन क्या होगा? उस हाउस प्रॉपर्टी से जो भी इनकम आएगी वो किसके हाथ में टैक्सेबल होगी? उसी लेडी के हाथ में टैक्सेबल होगी। ठीक है। इसका एक एक्सेप्शन है, अगर हस्बैंड वाइफ के बीच में मकान ट्रांसफर किया गया है विदाउट कंसिडरेशन इन एन एग्रीमेंट टू लिव अपार्ट, हस्बैंड वाइफ की आपस में बनती नहीं है और वो दोनों डिवोर्स नहीं लेना चाहते हैं, बस अलग अलग रहना चाहते हैं, और तब हस्बैंड ने अगर वाइफ को मकान दिया विदाउट कंसिडरेशन, तो ऐसे केस में जो इनकम आएगी वो वाइफ के हाथ में ही टैक्सेबल होगी। ले अब तू ही टैक्स दे। ठीक है, क्यों परेशान कर रही है इसको, या वाइस वर्सा, दोनों में। ठीक है। अच्छा, दूसरा, if any individual transfers any house property to minor child without consideration or for inadequate consideration, then such individual is treated as deemed owner। ठीक है। अगर कोई इंसान अपने माइनर चाइल्ड को, माइनर चाइल्ड मतलब एक ऐसा बच्चा जिसकी उम्र अभी 18 साल से कम है, उसके नाम पर ट्रांसफर कर दी प्रॉपर्टी, उससे कुछ पैसा नहीं लिया, तो अभी बुक्स में दिखाने के लिए तो वो बच्चा ओनर हो गया, राइट। लेकिन उस हाउस प्रॉपर्टी से जो भी इनकम आएगी वो उसी पेरेंट के हाथ में टैक्सेबल होगी जिसने ट्रांसफर किया, उसी पेरेंट को डीम्ड ओनर मान लिया जाएगा। इसका बस एक एक्सेप्शन है, अगर आपने अपनी माइनर मैरिड डॉटर को ट्रांसफर किया तो फिर वही ओनर कहलाएगी और उसी के हाथ में इनकम टैक्सेबल होगी। ठीक है। तीसरा, होल्डर ऑफ इम्पार्टेबल एस्टेट। इम्पार्टेबल एस्टेट का मतलब होता है एक ऐसी प्रॉपर्टी जो कि लीगली डिविजिबल नहीं होती है, तो उस होल्डर का जो मेन ओनर होता है, उस इम्पार्टेबल एस्टेट का जो मेन होल्डर होता है, उसी को डीम्ड ओनर मान लिया जाता है। नेक्स्ट, मेंबर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी का एक बढ़िया सा एग्जांपल है जैसे रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशंस होते हैं। अब रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशंस में कई सारे मकान हैं, राइट, लेकिन वो प्रॉपर्टी पूरी की पूरी बिलोंग किसको करती है? वो रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन को बिलोंग करती है। अब अगर इसमें कोई बंदा आकर रहने लग जा रहा है, अगर कोई बंदा आकर रहने लग जा रहा है, तो फिर ओनरशिप का शेयर ट्रांसफर हो जाता है, राइट। और फिर ये बंदा अगर इस प्रॉपर्टी को आगे किराए पर देता है, तो ये जो किराया आएगा ये उसी बंदे के हाथ में टैक्सेबल होगा जिसको ओनरशिप ट्रांसफर की गई, ना कि कोऑपरेटिव सोसाइटी के हाथ में। ठीक है। मतलब एक सिंपल सा है कि जैसे प्रयागराज में एक बिल्डिंग है आनंदा पाम्स। ठीक है, आनंदा पाम्स एक रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन है, बड़ी सी सोसाइटी है, राइट। मैं सपोज जाके आनंदा पाम्स में किराए पर रहने लग जाऊं, ठीक है। अब मैं आगे चलकर अगर इस मकान को किराए पर दूंगा तो उससे जो इनकम आएगी वो मेरे हाथ में टैक्सेबल होगी या आनंदा पाम्स वाले एसोसिएशन कोऑपरेटिव सोसाइटी के हाथ में टैक्सेबल होगी? तो वो मेरे ही हाथ में टैक्सेबल हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि मैं किराए पर जब इस मकान में रह रहा हूं तो मैं ओनर हो गया इस कोऑपरेटिव सोसाइटी का। ठीक है। पांचवा, इन केस ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी इफ पोजेशन इज एक्वायर्ड इन पार्ट परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट देन असेसी इज ट्रीटेड एज डीम्ड ओनर फ्रॉम द डेट ऑन व्हिच ही ऑब्टेन्ड द पोजेशन। ठीक है। सपोज आप में से कोई एक मेरे पास आता है, आप में से कोई एक मेरे पास आकर मुझसे कहता है कि भैया आपका देखो नोएडा वाला मकान खाली पड़ा हुआ है, मुझे दे दो, मैं वहां पर जाकर रहने लग जाऊंगा। ठीक है, मैं वहां पर जाकर रहने लग जाऊंगा और जो भी कुछ होगा मैं आपको पैसे वैसे बाद में देता रहूंगा। मैंने कहा कि तू क्यों चिंता कर रहा है, जा रहने लग जा। ठीक है। तो अब आप जाकर रहने लग गए वहां पर, लेकिन आपके और मेरे बीच में कॉन्ट्रैक्ट अभी पूरा नहीं हुआ है, अभी पार्ट परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट हुई है। पार्ट परफॉर्मेंस का मतलब आपने रहना तो शुरू कर दिया, लेकिन मैंने मकान लीगली आपके ऊपर ट्रांसफर नहीं किया, आपने उस मकान को किसी और को किराए पर दे दिया। अब ये जो इनकम आएगी ये आपके हाथ में टैक्सेबल होगी। आप ये नहीं कह सकते कि मकान तो निशु भैया के नाम पर है, ठीक है, मकान अभी मेरे नाम पर ट्रांसफर ही नहीं हुआ, क्योंकि पार्ट परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट हो गया और आपने उस मकान को पोजेस कर लिया था, आपने उस मकान का पोजेशन ले लिया था। तो अब आप अगर उसको आगे दोगे तो आप ही डीम्ड ओनर माने जाओगे। और उसके बाद इफ एनी हाउस प्रॉपर्टी इज अक्वायर्ड अंडर लॉन्ग टर्म लीज, लॉन्ग टर्म लीज मतलब अगर 12 साल से ज्यादा की लीज पर आप लेते हो, तो फिर जो लीज वाला बंदा है जिसने किराए पर लिया है उसको डीम्ड ओनर मान लिया जाता है, उसी को डीम्ड ओनर मान लिया जाता है। तो अगर एक मकान आपने 12 साल से ज्यादा की किराए पर ले लिया तो फिर आप ही उसके डीम्ड ओनर मान लिए जाओगे। ठीक है। आओ सवाल देखते हैं। मिस्टर राजेश ट्रांसफर्स द प्रॉपर्टी ऑफ मार्केट वैल्यू 38 लाख रुपीस टू हिज वाइफ आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन। द इनकम फ्रॉम सच हाउस प्रॉपर्टी इज 2 लाख रुपीस। हाउ विल द प्रॉपर्टी इनकम बी टैक्स्ड? तो वाइफ के हाथ में टैक्स होगी या राजेश के हाथ में टैक्स होगी? ऑब्वियसली राजेश के हाथ में टैक्स होगी, क्योंकि राजेश जो है वो डीम्ड ओनर मान लिया जाएगा। Next, Mr. Amit gifts a property valuing 10 lakh rupees to his minor child. The annual income from such property is 2 lakh rupees. How will the property income be taxed? तो मिस्टर अमित ने अपने माइनर चाइल्ड को हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफर की बिना किसी कंसिडरेशन के, गिफ्ट है ना, गिफ्ट का मतलब विदाउट किसी कंसिडरेशन के, तो फिर 2 लाख रुपए की जो इनकम आएगी वो किसके हाथ में टैक्सेबल होगी? मिस्टर अमित के हाथ में ही टैक्सेबल होगी, क्योंकि मिस्टर अमित जो है वही इसके डीम्ड ओनर माने जाएंगे।
What will be your answer? If in the above case Mr. Amit had gifted the house property to his minor married daughter, तो इस केस में माइनर मैरिड डॉटर के हाथ में ये प्रॉपर्टी की इनकम टैक्सेबल हो जाती। ठीक, इधर देखो, अब ये 2 पॉइंट्स जो है 4 और 5, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। Mr. Anuj gives his house property to Mr. Dinesh on lease for 20 years. मिस्टर अनुज ने दिनेश को किराए पर दे दी 20 साल, मतलब दिनेश ने 20 साल की लीज पर ले लिया, तो दिनेश एक तरह से डीम्ड ओनर माने जाएंगे। लेकिन आगे देखना, however the lease is to be renewed by Mr. दिनेश every year। ये बोला गया 20 साल के लिए तुमको दे तो रहे हैं, लेकिन हर साल आके अपनी लीज के डॉक्यूमेंट को रिन्यू करवाओ। तो क्या बेवकूफी हो गई? तो बेवकूफ बनाने वाली बात हो गई। दिनेश ये कह ही नहीं सकता कि मेरे पास ये जमीन 20 साल के लिए है, मेरे पास ये हाउस प्रॉपर्टी 20 साल के लिए, क्योंकि दिनेश पता लगा अगले साल रिन्यूअल के लिए गया और उसने मना कर दिया कि ना, ये तो रिन्यूअल नहीं करूंगा मैं। ठीक है, तो अगर रिन्यूअल नहीं हो पाएगा अगले साल, क्योंकि हर साल रिन्यू करवाना पड़ेगा, अब वो रिन्यूअल होता है या नहीं होता, ये तो उसके ऊपर डिपेंड करेगा ना, अनुज के ऊपर, राइट। तो क्या दिनेश को डीम्ड ओनर कहा जाएगा? नहीं, दिनेश को डीम्ड ओनर नहीं कहा जाएगा, अनुज ही ओनर रहेगा। ठीक है, तो in this case the lease is for 20 years, that is for more than 12 years, but the same is to be renewed every year by Mr. Dinesh, that is for a period not more than 1 year. Thus Mr. Dinesh is not treated as deemed owner of such property and income from such property will be taxable for Mr. Anuj। अब आगे इधर देखो दूसरा, what will be your answer if in the above case Mr. Anuj gives his house property on lease to Mr. Dinesh for 2 years, 2 साल के लिए लीज पर देता, and Mr. Dinesh can get the lease renewed for another 2 years on payment of specified sum and so on for indefinite period, for indefinite period। तो दिनेश को 2 साल की लीज के लिए अनुज ने प्रॉपर्टी दी और अनुज ने कंडीशन लगा दी। कंडीशन क्या लगाई? कि तुम मेरे को ये स्पेसिफाइड समय 2 साल बाद आओ, मेरे को 1 लाख रुपए दो, फिर से 2 साल के लिए रिन्यू कर लो, और ऐसा जब तक तुम चाहो तब तक तुम कर सकते हो। तो क्या मैं यहां पर कह सकता हूं कि हां, यहां पर इफेक्टिव सब्सटेंस क्या आ रहा है कि 12 साल से ज्यादा के लिए लीज पर दिया जा रहा है। ठीक है, पहले वाले केस में तो था कि हर साल आओ और लीज रिन्यू कराओ, मर्जी मेरी है, मैं रिन्यू करूंगा नहीं करूंगा। दूसरे वाले केस में अनुज कह रहा है कि तुम आओ हर साल, एक स्पेसिफाइड सम मेरे को पे करो और जितनी मर्जी चाहे उसको हर 2-2 साल के लिए रिन्यू कराते रहो, बस हर 2 साल बाद आकर मेरे को यह स्पेसिफाइड सम देते रहो। तो क्या इस केस में दिनेश कह सकता है कि मेरे पास ये प्रॉपर्टी इनडेफिनिट पीरियड के लिए? हां। तो इनडेफिनिट पीरियड के लिए मतलब 12 साल से ऊपर के लिए? हां। तो यहां इस केस में डीम्ड ओनर कौन हो जाएगा? डीम्ड ओनर हो जाएगा दिनेश। Here the lease is for 2 years, but Mr. Dinesh can renew it after every 2 years for indefinite period, which implies that the lease can be for more than 12 years. Thus, Mr. Dinesh will be the deemed owner of the property and income therefrom will be taxable in his hands. And with this, we have completed the entire revision of income from house property. 1 घंटा 56 मिनट की क्लास आपकी चली है। I sincerely hope आपको मजा आया होगा, मुझे बहुत मजा आया ये पूरा आपको रिवाइज करवाने में। हमने सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स कवर किए, काफी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने कवर किए, उन क्वेश्चन से आपके सारे कॉन्सेप्ट्स तो क्लियर हो गए। अब देखो, ये वाले क्वेश्चंस इनफ है ये मैं बिल्कुल नहीं कह सकता, क्योंकि टैक्सेशन का मतलब ये है जितने ज्यादा क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करो उतना बेहतर है। ठीक है, तो अगर आपने मेरी रेगुलर क्लासेस की हैं तो रेगुलर क्लासेस के जो नोट्स हैं उसमें जो क्वेश्चंस हैं वो इनफ है। अगर आपने किसी और टीचर से पढ़ाई की है तो उन्होंने जो भी क्वेश्चन बैंक दिया होगा वो इनफ होना चाहिए। नहीं तो मेरी टैक्स की बुक अभी आने वाली है, 1-आध हफ्ते के अंदर टैक्स बुक आ जाएगी, आप उसको परचेज कर सकते हो और उससे बाकी आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे, सॉल्व क्वेश्चन होंगे उसके अंदर। ठीक है, मैं आपको फटाफट से बता देता हूं अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन आप कैसे ले सकते हो। तो आपको अनअकैडमी की वेबसाइट पर आना होगा। अनअकैडमी की वेबसाइट पर आने के बाद आपको अपना गोल सेलेक्ट करना होगा, सीए इंटरमीडिएट, लॉगिन करने के बाद, और फिर आप यहां पर सब्सक्रिप्शन प्लान पर आओगे। सब्सक्रिप्शन प्लान पर आने के बाद आपको यहां पर 3 ऑप्शंस दिखाई देंगे। यहां पर आप गेट प्लस पर क्लिक कर सकते हो। गेट प्लस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने ये ऑप्शन आ जाएगा। यहां पर आप मेरा कोड डाल सकते हो NISH10, अप्लाई कर सकते हो और आपको मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट यहां पर मिल जाएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए। आई विल सी यू गाइस टुमारो एट 9 PM। टेक केयर, बाय बाय।